1-2 लाख कमा रही हो, 1-2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है ना। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, सब में मतलब ऐसा रहा कि अरे इन लोगों को तो बहुत हाय हाय है कि पैसे की, पहले मेरे को देख के हाय हाय कितना पैसा कमाएगी कहते थे, आज हाय हाय करके आते कहते एयरबीएनबी का ऐप इंस्टॉल कर दे, कैसे चलाना है वो सिखा दो। समुंदर का एक अपना ही सुकून रहता है, एक अपनी ही गहराई, और इस गहराई में जब एक इंसान खुद को पाता है तब उसके जज्बात और जिंदगी दोनों बहुत ही गहरे हो जाते हैं। जनरली हमने देखा है कि लोग फैसिनेट हो जाते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं, मेरा भी एक होम स्टे हो। ये फैसिनेशन क्या है? उस चीज़ में मुझे, होटल्स में मुझे एक चीज़ का जो एक टच मिसिंग लगता था वो ये था कि हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं हमें होटल के हिसाब से करना है, जो खाना है वो उनके हिसाब से। एक कमरे से 30-40 हज़ार। बिल्कुल सर, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ईजीली प्रॉफिट्स निकलेगा, अराउंड 30 to 50,000, डिपेंड्स ऑन कि आपका कैसी जगह पे है, क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं। क्या ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हाउसवाइफ्स के लिए? जब से मैंने ये बिज़नेस करना स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत इंडिपेंडेंट महसूस होता है। तो ये जो इंडिपेंडेंसी मुझे मिली है वो मुझे होम स्टे से मिली है। अपने घर में मैं एक बाहर के आदमी को कैसे बुझा सकता हूँ? तो इस चीज़ के लिए सर सबसे जो रिलायबल वेबसाइट है जहाँ से आपकी बुकिंग आए वो एयरबीएनबी है। उद्देश्य केवल कमाई का है या कुछ और? नहीं सर, देखिए बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ कमाई नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। Distance or displacement. Probably you have to displace yourself from A to B. True. But the distance might be at zigzag. Sir, आपने कहा A to B. A where you start. What is your B? B here is infinity. तो अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए, कैसे आप ये टीम बिल्ड करते हैं and how do you feel? As long as आप यहाँ के लोगों की केयर कर रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, giving them an ownership. Just not, they are not employees, they are owners of this place. योगा मैट या बारबेक्यू ग्रिल, आप पर्सनली ज्यादा किसे पसंद करते हो? Barbecue mat. बारबेक्यू मैट। समुंदर का एक अपना ही सुकून रहता है, एक अपनी ही गहराई, और इस गहराई में जब एक इंसान खुद को पाता है तब उसके जज्बात और ज़िंदगी दोनों बहुत ही गहरे हो जाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो सिर्फ लहरों को ही नहीं, अपनी ज़िंदगी के कई तूफान स्टेयर करते आए हैं। एक कैप्टन मर्चेंट नेवी के जो दुनिया के कोने कोने में घूम चुके हैं, लेकिन साथ ही अपने दिल के कोने में, कहीं एक कोने में एक मिशन को छुपा के रखा हुआ है। लोगों को सिखाना, गाइड करना और उनकी ज़िंदगी में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना। सोच के देखिए, एक आदमी जो समुंदर की लहरों में एक जहाज़ को चलाता है और फिर ज़मीन में आकर एयरबीएनबी और होम स्टे की दुनिया को भी नेविगेट करता है, साथ में कई तरह के सस्टेनेबल प्रोग्राम्स, सस्टेनेबिलिटी पे कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स भी हैंडल करता है, और तो और अपने घर को भी हैंडल करता है। तो देर ना करते हुए आज आपको मिलाते हैं अपने उन्हीं गेस्ट को, अंजलि मैम एंड कैप्टन तपन। तपन सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, होम स्टे की कहानी, होस्ट की जुबानी। Thank you so much. अंजलि मैम, स्वागत है आपका। आपसे ही शुरुआत की जाए, आपकी जर्नी के बारे में समझते हैं, मतलब फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू होम स्टेज। ओके, सो एक्चुअली मेरी शादी हुई इनके साथ 2008 में हमारी शादी हुई। उसके बाद 2009 से मैंने साथ में सेलिंग करी शिप पे, एंड टिल 8 years वी सेल टुगेदर। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा शिप पे, एंड हमने बहुत सारी कंट्रीज़ घूमे, और आई थिंक हाफ ऑफ द वर्ल्ड में घूम चुकी हूँ। सो वहाँ से वी स्टेड इन डिफरेंट होटल्स, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। तो वहीं से एक मन में एक चीज़ थी बहुत पहले से, 10 साल पहले से ही, 15 साल पहले से ही, कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे रेस्टोरेंट या कुछ होटल रिलेटेड, बिकॉज वी एन्जॉयड दैट इन आवर लाइफ जब भी हम शिप पे होते थे। तो अभी रिसेंटली 7-8 years बैक से हम लोग ने ये इस होम स्टेज़ के बिज़नेस में आए, एंड अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मेरा नेचर है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो होम स्टे का बिज़नेस है, ये मेरे लिए एक परफेक्ट बिज़नेस है, क्योंकि इसमें मेरे जो गेस्ट आते हैं ऑल ओवर द इंडिया, इनफैक्ट अब्रॉड से भी आए हैं, मेरे फॉरेन गेस्ट भी आते हैं, बट ऑल ओवर, जैसे इंडिया के गेस्ट हैं, कभी मुझे
लाइक साउथ के गेस्ट मिलते हैं, कभी नॉर्थ के मिलते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट के मिलते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज़ सबसे मिलने का मौका मिलता है एंड आई एम एन्जॉइंग दिस लाइफ। तो मैं आपने बहुत अच्छा बताया, आपने बताया कि यू नो जर्नी सो फार, यू वर फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, देन यू मैरिड तपन जी, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो अराउंड द वर्ल्ड, फिर आपने कैफ़ेज़ देखे, रेस्टोरेंट्स देखे, होम स्टेज प्रॉब्ली आपने एयरबीएनबीज़ भी किए होंगे। जनरली हमने देखा है कि लोग फैसिनेट हो जाते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं, मेरा भी एक होम स्टे हो। ये फैसिनेशन क्या है, ये सबको कैसे हो जाती है फैसिनेशन? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं होटल्स वगैरह काफ़ी घूमी हूँ, काफ़ी जगह हमने स्टे किया है। सो उस चीज़ में मुझे, होटल्स में मुझे एक चीज़ का जो एक टच मिसिंग लगता था वो ये था कि अब हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। जो भी चीज़ें होती हैं हमें होटल के हिसाब से करना है, जो खाना है वो उनके हिसाब से, जहाँ रहना है, जहाँ बैठना है वो उनके हिसाब से होता है। तो होम स्टेज़ का कंसेप्ट मुझे ये अच्छा लगा कि अभी मैं खुद अपनी छोटी बेटी के साथ कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कतें आती हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको कैसा मुझे हाइजीनिक फूड खिलाना है या कुछ है उस तरह से। और होम स्टे के कंसेप्ट में ये कि आपको एक फुली फर्निश्ड घर है, आपको एक किचन मिलता है जिसमें कि आप अपने हिसाब से, आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे हैं तो आप उनको अपने हिसाब से खाना खिला सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें उनके लिए कर सकते हैं। एक पर्सनल टच, एक आपको एक लाइक आप बिल्कुल फ्री माइंड हो के आप जैसा अपने घर में बिस्तर में बैठते हैं वही फीलिंग आपको आएगी। आप वहाँ पे लॉन में बैठ सकते हैं, गार्डन्स का एंजॉय कर सकते हैं, सुबह सुबह की चाय, जंगल। अब जो मेरा जो होम स्टे है ये पहाड़ों के बीच में है देहरादून में, तो यहाँ पे नदी सामने कलकल कलकल नदी के बहने की आवाज़ आती है और चिड़ियों की आवाज़ आती है। सुबह सुबह यहाँ मोर चलते हैं, मोर की आवाज़ आती है। उसके बीच बैठ के आप 6 बजे एक चाय की प्याली लेंगे लॉन में बैठ के तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सो ये सब मैंने फ़ील किया अपने घर में बैठ के। तो मैं ये चाहती थी कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो चीज़ बाकी पूरी इंडिया फ़ील करे उसे। जो लोग बॉम्बे से, कोई कहीं से आ रहे, इतनी हेक्टिक लाइफ है उनकी, इतना दिन भर वो बिज़ी रहते हैं। कुछ कपल्स मेरे यहाँ ऐसे गेस्ट आते हैं जो कहते हैं कि मैम शादी के बाद 4 साल हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो प्रेशर है, जो लोड है, वो कहीं नहीं जाते हैं घूमने। तो वो लोग आते हैं तो मैं उन्हें ये अश्योर करती हूँ कि ये आपका बेस्ट टाइम होगा। आपको इतनी मेमोरेबल यहाँ से आप यादें लेके जाएंगे कि आपको लगेगा कि मतलब आपने अच्छी जगह पैसे दिए हैं, जो भी है आपको बहुत अच्छा महसूस होगा यहाँ के। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि मेरे गेस्ट आते हैं, मैं उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एक माहौल बना के दूँ कि वो लोग इसको लाइफ टाइम अपने साथ लेके जाएं यहाँ से। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप ना उन लोगों को वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, प्रॉब्ली 4 साल में वो नहीं ले पाए शादी के बाद, बट क्या ये एक्सपीरियंस उनके लिए ही सीमित है कि आप भी अपने आप में कुछ एक्सपीरियंसेस ले रहे हो बाय बीइंग अ होस्ट? देखिए, यहाँ पे मैं हूँ, मैं यहाँ पे गेस्ट को ये ऑफ़र करती हूँ कि मैं आपको एक्सपीरियंस दूँगी, मैं आपको यहाँ पे ये टेंपल दिखाने ले जाऊँगी, मैं आपको ट्रैकिंग पे ले जाऊँगी मैं। लेकिन वो सब जब गेस्ट आते हैं उनको एक्सपीरियंस देने के साथ साथ मैं भी बहुत सारा उनकी एक्सपीरियंस लेती हूँ। जब कोई साउथ से आता है तो वो मुझे अपनी साउथ की, अभी रिसेंटली हमारे एक हैदराबाद से गेस्ट आए थे तो उस दौरान उनका एक फेस्टिवल था, तो उनके यहाँ वो लोग कोई मैरिड लेडीज़ को बिठा के उन्हें टीका लगा के खाना, उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया, उन्होंने सर्व किया। सो इट वाज लाइक कि मैं हैदराबाद नहीं गई हूँ, बट मुझे ऐसा लगा उस दिन मेरे होम स्टे के एक छोटे से कमरे में पूरा हैदराबाद आके बैठा है। तो वो लेडी, उनकी हस्बैंड, उन लोगों ने खुद खाना बनाया, खुद अपना खाना बनाया अपने हाथों से। उन्होंने मेरे को और जो मेरी केयरटेकर की वाइफ थी उन दोनों को बुलाया, हम दोनों को बुलाया, उन्होंने टीका लगाया, उन्होंने हमें दक्षिणा भी दी, उन्होंने हमें खाना खिलाया अपने हाथों से। एंड इट वाज लाइक वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस जो मैंने महसूस किया उस दौरान। और अभी फ़िलहाल हमारे एक गेस्ट आए, वो दुबई से आए थे, तो उन्होंने, उनकी छोटी बच्ची 1.5 साल की, वो आए यहाँ पे। उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि उस दौरान मेरे होम स्टे में पूरा दुबई वाला माहौल है। वो मुझे उधर की बातें बताना कि हम इधर है उधर, मतलब जो भी चीज़ें, गेस्ट कहीं से भी आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, और तो वो लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। राइट। सो बेसिकली आप यहाँ बैठे बैठे पूरी इंडिया तो ट्रैवल कर रही हैं। बिल्कुल सर। बट आपने कहा दुबई भी आया है। हाँ जी सर, तो दुबई से आए हैं। एक गेस्ट मेरी पोलैंड से आई थी, शी स्टेड हेयर फॉर अराउंड 1.5 months एंड हर नेम वाज मारिया। उनकी याद में हमने एक पौधा भी लगाया है यहाँ पे, वो खुद प्लांट करके गई हैं।
सो उन्होंने मुझे जो पोलैंड की बारे में चीज़ें बताई, वो मेरे लिए सोवेनियर्स लाई, इधर उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना। मैं पोलैंड नहीं घूमी, बट मैं आँख बंद करती हूँ तो मुझे उनकी बताई हुई सारी चीज़ें आंखों के आगे दिखती है कि वहाँ पे उनका कॉटेज है, वहाँ पे जंगल है, यहाँ पे ये है। सो इट्स लाइक कि मैं अपने गेस्ट को एक्सपीरियंस देती हूँ, बट उनसे ज़्यादा शायद मैं सीख रही हूँ। ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट मैम। बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग ये वो है कि हाउ यू एक्सपीरियंस जस्ट बाय डूइंग योर वर्क। एंड ऑफ कोर्स आपने बताया कि आई एम नाउ रनिंग अ होम स्टे एज अ वुमन, आई एम ऑल्सो मेकिंग मनी, बट ऑल्सो आई थिंक यू आर मेंटेनिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फैमिली एज यू सेड। Yes, आपसे sir, बात हो रही बिल्कुल। थी, आपने बताया। बिल्कुल सर। तो क्या ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हाउसवाइफ्स के लिए या उन लोगों के लिए जो घर से बाहर शायद नहीं जा सकती अपनी मर्जी से, लेकिन फिर भी एज अ वुमेन, एज अ एयरबीएनबी प्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, वो कुछ करना चाहती हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये सर आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज अभी क्या है, हर किसी के पास डिग्री है, हर किसी, मैंने खुद लॉ किया हुआ है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके कहीं पे इसका प्रैक्टिस करूं या ये करूं। मेरे पास टाइम नहीं होता, बिकॉज घर में बच्चा है, पेरेंट्स हैं एंड हस्बैंड, जैसा कि पता चला ये सेलिंग पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 6 मंथ्स अगर बाहर रहे तो 5-6 मंथ्स मुझे अकेले घर देखना है, बिजनेस भी देखना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगता है। आपके पास आपके घर में 4 कमरे हैं, आप उसमें से एक कमरे को सिर्फ एक होम स्टे बना दे, उससे क्या है, आप घर पे बैठ के भी अपने साथ साथ आप घर भी देखिए, साथ में गेस्ट को भी देखिए, और जो उस एक कमरे से जिससे आपको कुछ आमदनी नहीं हो रही थी, आप उससे आराम से आज की डेट में 30-40 हज़ार आराम से निकाल सकते हैं। एक कमरे से 30-40 हज़ार? बिल्कुल सर, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत इजीली प्रॉफिट्स निकलेगा। अराउंड 30 to 50,000 डिपेंड्स ऑन कि आपका कैसी जगह पे है, क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं आपका। एंड जैसा कि एयरबीएनबी में हमको मेंटेन करनी पड़ती है चीज़ें, गेस्ट इज़ आवर गॉड, तो हमें बस वो चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ भी चीज़ हो, हमें गेस्ट को, वो मेरे गेट तक आए हैं तो मुझे उन्हें किसी भी तरह खुश करके ही भेजना है। मैम बहुत अच्छी बात आपने बताई, एक कमरे से 30 से 40 हज़ार कमा सकता है। बिल्कुल सर। अगर मेरे पास 2 कमरे हैं, अकॉर्डिंगली द रेशियो। बिल्कुल सर। इसके बारे में रियल मैथ, रियल कैलकुलेशन आप बता सकती हैं? तो सर आपने बहुत अच्छा पूछा ये, क्योंकि देखिए, जब से मैंने ये बिज़नेस करना स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत इंडिपेंडेंट महसूस होता है। भले मेरा हस्बैंड शिप पे जितना भी कमाए वो सब तो है, बट जो अपने आप में अर्न करती हूँ मैं, चाहे 1 लाख 2 लाख जो भी मैं अर्न करती हूँ, वो मेरी जो अर्निंग्स है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मैं अर्न कर रही हूँ। मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आपने बड़े ना सटल वे में कह दिया 1-2 लाख कमा रही हो। 1-2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है मैम। बिल्कुल सर, आपने सही बोला ये बात। तो मैं आपको वही आगे का एग्जांपल दे रही थी कि मैं अपने फादर के यहाँ गई, अब जैसे मैंने अपने आप में महसूस किया इंडिपेंडेंट होना क्या होता है। मैं आज की डेट में कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को सपोर्ट करना, किसी की फैमिलीज़ के लिए, मेरे केयर टेकर्स की फैमिली है, सबके लिए। तो ये जो इंडिपेंडेंसी मुझे मिली है वो मुझे होम स्टे से मिली है। सो मैं अपने फादर के पास गई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो भी अभी कुछ ऐसा जॉब नहीं कर रही थी, बट शी इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड। सो वहाँ पे रेंट के लिए मेरे पापा ने ऐसे ऐड लगाया था कि एक रेंट के लिए 6,000 कमरा। सो आई जस्ट वेंट देयर, मैंने कहा ये आप 6,000 में इस कमरे को दे रहे हो, आप एयरबीएनबी में डालो। सो उसके बाद माय फादर सेड कि मेरे बस का तो है नहीं, मेरी डॉटर इन लॉ करती है तो इट्स ओके। सो मैंने कहा कि आप आगे बढ़ो। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला कि तुम इस चीज़ को आगे बढ़ो, यू आर केपेबल ऑफ टू डू दैट। तो उसने अभी सर अपना वो एक रूम में उसने जैसा मैंने उसको एयरबीएनबी के बारे में बताया कि आपको वॉशरूम्स ऐसा क्लीन, ऐसा क्लिनलीनेस ऐसी होनी चाहिए, जो उसके जो थे उसके पॉइंट्स वो सब उसको बताए। एंड अभी सर जो कमरा उनको 6,000 दे रहा था, आज वो एक कमरा उन्हें 60,000 दे रहा है। एक कमरा 60,000? बिल्कुल सर। कैसी है कैलकुलेशन, समझ में नहीं आई। सर देखिए, थोड़ा सा जो होता है आपके रूम्स में आप कितना कमा सकते हैं, थोड़ा सा आपकी लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा लोकेशन रहेगा उस हिसाब से आपकी अर्निंग्स होंगी। तो वो जो घर है, वो मेरे फादर का जो घर है वो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के पास है। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, तो मैंने उन्हें आइडिया दिया कि बच्चे आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे, तो उसकी वजह से उन लोगों ने वो स्टार्ट किया सर। एंड अभी उनके होम स्टे में वो एक कमरे 6,000 में, पहले एक बच्चा रहता था, अब वो उनकी इनकम पहुँच गई है 60,000 रुपये एक कमरे का। उसके बाद करते करते ऐसा हुआ कि साथ में एक और कमरा था, उन्होंने एक और कमरा कर दिया। एंड नाउ आई कैन प्राउडली से दैट शी इज़ अर्निंग अराउंड 1,20,000 पर मंथ।
2 कमरे से? 2 कमरे से सर। तो ये कैलकुलेशन तो मेरे सर के पार है। बिल्कुल तो इनकी सर। ऑपरेशन कॉस्ट भी तो होगी कुछ? सर देखिए ऐसा है, अभी उनका बिल्कुल घर के साथ अटैच्ड है, तो वो लोग का सच ऐसा केयर टेकर नहीं है, वो लोग खुद ही मैनेज करते हैं। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो खुद ही लाइक क्लीनिंग वगैरह खुद हैंडल करती है। बाकी जो एक स्टाफ मेड आती है वो थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह करके जाती है। रेस्ट उनका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाता है। तो मुझे लग रहा है जो सास बहू इस समय ये पॉडकास्ट देख रही होंगी, उनकी प्लानिंग बन गई होगी। मैं तो कहती हूँ सर, सास बहू को घर में बैठ के इधर उधर की चुगली, इधर उधर की बुराई करने से अच्छा है सास बहू बैठे और एक कमरे को रेंट पे दे और उस पैसे से शॉपिंग करने जाए, घूमे, तब सास बहू की जोड़ी मस्त बनेगी। बट यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है मैम, अपने घर में मैं एक बाहर के आदमी को कैसे घुसा सकता हूँ? हाँ जी, वो भी सर थोड़ा सा उस चीज़ का भी रहता है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी पर्पज़ वाइज आप किसी अननोन पर्सन को बिल्कुल, तो इस चीज़ के लिए सर सबसे जो रिलायबल वेबसाइट है जहाँ से आपकी बुकिंग आए वो एयरबीएनबी है, क्योंकि उसमें पहले ही गेस्ट की आईडीज़ वगैरह सबमिट होती हैं एंड जो टर्म्स एंड कंडीशंस और हमारे अपनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमने एयरबीएनबी में डाले हैं, मैसेजेस जाते हैं गेस्ट को, तो काफ़ी फ़िल्टर्ड गेस्ट आते हैं हमारे। देखिए सर, जब गेस्ट आते हैं आप सामने वाले को देख के इतना तो आइडिया आज की डेट में लग ही जाता है कि बंदा किस टाइप का है, और स्पेशली वो फैमिलीज़ के साथ आ रहा है, वाइफ के साथ आ रहा है, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो एक विश्वास हो जाता है कि ये बंदा डिसेंट है, ये है। तो सर एक्चुअल होम स्टे का कंसेप्ट तो वही है जो मेरे फादर के यहाँ है। वो लोग बिल्कुल कैरियोके करते हैं साथ में। अच्छा। मेरे फादर साथ में गेस्ट के साथ बैठ के कैरियोके करेंगे, मेरी मम्मी कुकिंग करती है, तो मतलब जो कंसेप्ट है वहाँ बहुत मज़ा आता है देख के कि होम स्टे लाइक अब उनके घर पे भी हमारे घर पे भी मतलब बिल्कुल वो बात ही नहीं है कि किसने क्या किया। व्हेन वी सिट टुगेदर वी जस्ट प्लान थिंग्स। सो सर तो ये होम स्टे में लाइक हम पूरी फैमिली, ऐसा नहीं है होम स्टे चल रहा है तो सिर्फ मैं चला रही हूँ उसे, मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं, घर में बच्चा होता है, कोई इमरजेंसी मुझे गेस्ट से मिलना पड़ गए तो मैं घर पे मॉम को बोलती हूँ मम्मा आप इसका ध्यान रखना, मम्मा खाना बना के रखती है, तो जब तक मैं इधर होती हूँ तो वो घर संभाल लेती हैं। तो ये नहीं कहती कि भाई बच्चा तेरा है तू संभाल? नहीं सर, ये बिल्कुल मैं कहती हूँ सबसे बड़ा बच्चा आपका है, उसका बच्चा वो है तो वो संभालो। बाकी ऐसा नहीं है सर, हमारी फैमिली में सब लोग मिलके, जैसे मैं आपको छोटा सा ही बताती हूँ, जो मेरा होम स्टे है, मेरे 3 होम स्टेज़ हैं, तीनों में मतलब जो मेंटेनेंस हम लोगों ने काम बांट रखा है। जैसे तपन है जो वो बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का काम संभालते हैं और मैं गेस्ट हैंडलिंग वगैरह संभालती हूँ, केयर टेकर जो भी चीज़ यहाँ पे रहती है वो मैं संभालती हूँ। जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो ओवरऑल मेंटेनेंस संभालते हैं। जैसे कुछ भी अब घर में आप जानते हैं, आप एक अपने घर पे भी आपका कभी पंखा ख़राब हो जाता है, कभी नल ख़राब हो जाता है, कभी पेंटिंग करानी पड़ती है, तो जो भी ऐसा एक्सटर्नल जो भी मेंटेनेंस वगैरह का काम है वो मेरे फादर इन लॉ देखते हैं। और जो मम्मी है वो ओवरऑल घर का, जब मैं नहीं होती हूँ तो मम्मी घर में मेरी डॉटर को इधर उधर पूरा ध्यान रखती हैं। तो भाई एक होमस्टे ने कैसे फैमिली को एक बांध के रखा हुआ है? बिल्कुल सर, एक होमस्टे ने पूरी फैमिली को जोड़ के रखा हुआ है। फिर जब यहाँ से अर्निंग होती है तो मम्मा और मैं शॉपिंग पे भी जाते हैं साथ में, हम लोग घूमने भी जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये इस घर तक सीमित नहीं रही, आपने कहा जब आप अपने घर में गई, अपने फादर को भी आपने बिजनेस कराया, आज उनको भी बिजी कर दिया आपने। बिल्कुल सर, मेरा तो ये मानना है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए कि मैं कमा रही हूँ तो सिर्फ मैं कमाऊँ, मेरा ये बिल्कुल भी मेरी थिंकिंग नहीं है। मैं चाहती हूँ जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, अब मेरे मम्मी पापा घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो भी सास ससुर सब लगे हुए हैं काम करने में, तो वहाँ पर ठीक है। इनफैक्ट सर मैंने अपनी फैमिली में 2-3 लोगों का और एयरबिएनबी स्टार्ट किया है और लोगों को भी हमने काफ़ी वो किया है कि आप लोग भी अपना एक कमरा है उसे दीजिए, फालतू में मत रखिए। जब व्हेन यू कैन अर्न फ्रॉम दिस तो यू शुड डेफिनेटली अर्न इट। उद्देश्य केवल कमाई का है या कुछ और? नहीं सर, देखिए बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि सिर्फ कमाई नहीं है, इसमें कमाई तो है ही है साथ में, बट इसके अलावा आपको एक अच्छा लाइक आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको कितने तरह के कभी डॉक्टर्स आते हैं, कभी इंजीनियर्स आते हैं। इनफैक्ट एक डॉक्टर छज्जर हैं जो बहुत फेमस हैं, अभी आपने यूट्यूब में उनके वीडियोस देखे होंगे, वो खुद मेरे होम स्टे में रह के गए हैं। उन्होंने बोला है, पर्सनल नंबर दिया है मुझे कि कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकती हूँ। तो ये चीज़ों का फ़र्क पड़ता है सर, आपकी जो इंट्रैक्शंस होती हैं आपकी। तो कैप्टन साहब, मैम की तो इंट्रोडक्शन हो गई, कुछ शब्द आपके बारे में सुने जाएं।
मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व नहीं रहता। इनफैक्ट मेरी पर्सनालिटी भी थोड़ी शाय टाइप की है, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ। एंड मेरा ज़्यादा सोशल सर्कल नहीं है बहुत बड़ा। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी वाइफ है, एंड यही मेरा जो सोशल सर्कल है वो मेरे घर तक, मेरे ससुराल तक ही सीमित। सर ये आप स्क्रीन पे बोल रहे हो बेस्ट फ्रेंड की एक्चुअली है? नहीं, एक्चुअली है। तो मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल नहीं है। तो मैं घर पे आता हूँ और घर फैमिली में मेरा ज़्यादा टाइम निकल जाता है। मैं सिर्फ लीगल और OTA प्लेटफॉर्म वगैरह का काम देखता हूँ। बाकी जो मेन काम है मेरी वाइफ एंड मेरी फैमिली देखती है, एंड मेरे लोग। तो जो भी मुझे सिखाया है जहाज़ नहीं सिखाया है। तो आपको आप भी सरबदीप खुद एक जहाज़ी है, कैप्टन है, तो आपको पता है हम लोग प्लान करते हैं पॉइंट A से पॉइंट B जाने का, एक पैसेज प्लान बनाते हैं। लेकिन 99% ऑफ द टाइम हम प्लान फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि कभी टाइफून आ जाता है, कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो हमें प्लान अपनी लाइफ में वैसे जहाज़ का प्लान वैसे ही बदलते रहना पड़ता है। प्लान A से यहाँ पे चले गए, कभी कोर्स मोड़ लिया, कभी लहरों को फेस किया तो कभी लहरों से भाग गए, तो चीज़ें बदलती रहनी पड़ती है। वैसे ही जहाज़ पे भी वही चीज़ है। हम लाइफ में कुछ प्लान करते हैं कि भैया हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, हम बिज़नेस को यहाँ लेके जाएंगे, या हम ये स्टार्ट करेंगे, वो उस पर हम चल नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली गोल तो हम अचीव कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या है कि कभी ये करना पड़ेगा, कभी वो करना पड़ेगा। तो जब आप एयरबीएनबी में आपने भी अच्छा सुना, बहुत कुछ अच्छा देखा, तो सिर्फ अच्छा नहीं होगा। जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम्स भी उतनी ही आएंगी। करेक्ट। तो जिंदगी में बस मनूवर करते जाना है, आपको गोल तक पहुंचना है। हर किसी को गोल तक पहुंचना ज़रूरी है, मगर आपको अपने प्लान में चेंजेस लाके आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ, वैसे चल नहीं पाओगे आपको थोड़ा कभी इधर, कभी उधर, कभी ये पेपर, कभी वो पेपर, कभी गेस्ट के साथ ऐसा, कभी वैसा। लेकिन अल्टीमेटली आपने फाइनली रीच करना है कि भैया हम एयरबीएनबी में ये काम करें। तो मुझे एक साइंस की बात आ गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। Probably you have to displace yourself from A to B. True. But the distance might be a zigzag. Zigzag, and it might not be as per what you planned. But not. तो जब आप एयरबीएनबी का बिजनेस, कोई भी बहुत सारी लेडीज या बहुत सारे जेंट्स देख रहे होंगे, आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अचानक से पहले शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर धक्का लगने लगेगा। कभी गेस्ट बोलेगा भैया ये प्रॉब्लम हो गई, कभी आपका लाइट नहीं चल रहा, कभी पंखा नहीं चल रहा, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी है, एंड आपको मनूवर करते जाना है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप गोल तक नहीं पहुंच। आपको हार नहीं माननी है, कि आपको अपना बस गोल दिखना चाहिए, वो ज़रूरी है। सर आपने कहा A to B. A where you start. What is your B? B here is infinity. मैं बोलूँगा एयरबीएनबी के बिजनेस में देयर इज़ नो एंड टू इट। आप शुरू कीजिए, आप एक कमरे से, मैंने भी आपको मैं सही कहानी सुनाऊँ तो मेरा एयरबीएनबी टॉयलेट से शुरू हुआ था। आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। टॉयलेट से शुरू हुआ था। मैं टॉयलेट में, मैंने घर खरीद लिया था नीलामी में, खंडर था अंदर, ये क्या बोलते हैं, मोर के पंख और वो सांप बिच्छू वगैरह थे। अब मुझे लगा ये करना क्या है ज़िंदगी में, मैंने खरीद तो लिया है, जंगल में, झाड़ी के बीच में, आगे नदी भरी, जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन करूँ क्या मैं इसका। तो मैं टॉयलेट में बैठा बैठा स्क्रॉल कर रहा था कि क्या व्हाट टू डू विद गूगल में, व्हाट टू डू विद होम। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो उसमें एक नाम है एयरबीएनबी। आई वाज नॉट वेरी, आई मीन आई डिड नॉट नो व्हाट इज एयरबीएनबी दैट टाइम। तो मैंने एयरबीएनबी क्या होता है सर्च किया, तो फिर उसके बाद मैंने वो ऐप डाउनलोड किया। उसमें देखा तो बहुत ईजी सा सिस्टम लिखा हुआ है कि बिकम अ होस्ट। मैंने उस बिकम अ होस्ट में क्लिक कर दिया। मैंने घर थोड़ा बहुत बन ही गया था उस टाइम पे मेरा, तो मैंने उस पर कहा चलो ऐसी कुछ भी फोटो डाल दे। तो मैंने ऐसी अनसेंट फोटो 3-4 डाल दी। रिवर की फोटो थी, कमरे की फोटो थी, और चढ़ा दी। तो मैंने सोचा अभी लगेंगे भैया 1 महीना तो लगेगा, बिजनेस एकदम से थोड़ा मिल जाता है, बिजनेस थोड़ा सा 1 घंटे में भाई साहब बुकिंग आ गई। तो मैं भागा नीचे गया, मैं तो डर गया। मैंने कहा पापा को बोला, पापा जी बुकिंग आ गई, आपने कमरा तैयार रखा है। पापा क्योंकि मेंटेनेंस करा रहे थे, तो पापा मेरे से चिढ़ पड़े, तूने कैसे चढ़ा दिया, वो गेस्ट आ जाएगा वहाँ पर, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो चिल्लाएगा। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने गेस्ट को फ़ोन किया। मैंने कहा सर जी देखो माफ़ कर देना, मैंने गलती से एयरबीएनबी पे चढ़ा दिया था, आप लोगों ने बुकिंग करा ली, और अब मैं करूं क्या। मेरे उसमें तो ऐसी प्रॉब्लम है, आपको शायद बहुत कंफर्टेबल ना हो, पर्दे वर्दे नहीं लगे हुए। तो गेस्ट भी बहुत अच्छा था बेचारा, बोला सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा सा गद्दा दे देना और रात को थोड़ी लकड़ी दे देना, ताकि मैं रिवर साइड में बैठ के बारबेक्यू कर लूँ, वो बॉनफायर कर लूँ। क्या बात। मैंने कहा चलिए करते हैं। सुबह हम लोग, रात के 8 बज रहे थे उस वक्त, तो मैंने कहा अभी तो कुछ करने का फायदा नहीं है। सुबह 7 बजे हम लोग चारों अलग अलग डायरेक्शन में निकले, और ये सही स्टोरी है। मैं और पापा ले गीजर लेने के लिए, अच्छा, ये गए गद्दे लेने के लिए, मैं और मम्मी गद्दे बेडशीट लेने गए। हाँ, एक को भेजा वो क्या बोलते हैं ये लकड़ियां लेने के लिए। तो फिर जाके हमने हल्का फुल्का बना दिया, और वो गेस्ट ने हमको 5 स्टार दिया रेटिंग, वहाँ पे रहे रात को, और वो 5 स्टार रेटिंग दिया। क्या बात। वो जैसे कि दूसरी बुकिंग आ गई। तो उसके बाद वो सिलसिला माफ़ी मांगने का और चलाने का चलता रहा। धीरे धीरे फिर हमने
1 महीने के लिए किसी को रेंट पे दिया, ये वो काफ़ी सस्ते में दिया था उस टाइम पे, तो उन लोगों ने खुशी खुशी, हैदराबाद से लोग आए थे, वो लोग रुके यहाँ पर। तो उस टाइम पे फिर उसके बाद हमने इसकी मेंटेनेंस की, एयर कॉन्स लगवाए, मेंटेनेंस से थोड़ा घर जैसा बनाया। धीरे 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 एक खुला, फिर एक खुला तो एक ज़मीन और पड़ी हुई थी, इस पर क्या करें, तो हमने उस पर घर बनवा लिया। तो कर कुरा के ये शुरू हो गया। फिर उसके बाद लगा कि चलिए अच्छा लगा, फेसबुक में एक प्रॉपर्टी देखी, वो अच्छी लगी, उसको भी खरीदा थोड़ा बहुत, और भगवान की दया से कैश फ्लो ठीक था बस नौकरी की वजह से। तो कर कुरा के ये सिस्टम चालू हो गया। फिर वी गॉट ourselves incorporated as a company, WRT and Hospitality Private Limited, and Margaret as a startup. So things are rolling now. Now we have a team which is itself rolling. We don't have to do anything. So this didn't happen overnight. एक दिन में नहीं हो गया, इसके लिए 6-7 साल लग गए, 5-6-7 साल लगे, but it happened automatically. मैंने कुछ प्लान नहीं किया था लाइफ में, this happened automatically. सर आपकी जर्नी, मैम की जर्नी जब हम सुन रहे हैं तो हम देख रहे हैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स। आपने अपने आप को एक प्रेशर में रखा, एक जगह ले ली, क्या करेंगे देखा जाएगा, और कुछ ना कुछ कर ही लिया। आई थिंक दैट इज़ हाउ यू स्टीयर योर शिप। That's what. है ना, तूफान आए गए, आप डिसाइड करते हो अब करना क्या है। कोशिश यही है कि तूफान से निकलना है, तूफान से निकलना है और अपने गोल पे पहुंचना है बस। तो सर बहुत से लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, वो ये भी देख रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कि यार पैसिव इनकम, एयरबीएनबी, कमरा है चढ़ाओ हो गया। क्या इतना आसान है? सर पहले तो इतना आसान कुछ भी नहीं होता। पैसे कमाना मेरे ख्याल से कैपिटल, किसी की पॉकेट से पैसे निकाल के अपनी पॉकेट में डालना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, और सबसे उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है बेचना उस चीज़ को। राइट। तो अभी हमने एयरबीएनबी स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपका बिहेवियर भी उनके साथ वैसे ही होना चाहिए। देखा, अगर मैं अपनी जगह अपने पापा को रखूँ जो कि फौजी हैं, वो शायद ये बिज़नेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके साथ फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। वो गेस्ट की प्रॉब्लम्स नहीं सुन पाएंगे। गेस्ट अगर आएगा बोलेगा ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो वो सुन नहीं पाएंगे उसको। तो हमें गेस्ट की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक मक्खी भी आ गई तो उसका निवारण भी करना पड़ता है। एयरकॉन ख़राब हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी ऐसा भी हुआ है कि लाइटें चली गई, रात रात लाइट ही नहीं है। हमने गेस्ट को, कितने लोगों को पूरा का पूरा एयरबीएनबी में रिफंड का एक प्रोसेस है, सारा का सारा दिन भर का पैसा वो फ्री में रह के गए, लेकिन मैंने कहा सो सॉरी, मैं आपको वो सर्विसेज नहीं दे पाया जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा होम स्टे आपको दे। तो हमने पूरा का पूरा पैसा उनको रिफंड कर दिया। तो ऐसी भी दिक्कतें आती हैं। फिर होम स्टे की डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। आप अगर टूरिज्म है वहाँ पे ऑफिस में जाएंगे तो ऐसे ट्रीट करेंगे आपको जैसे वो हमको नौकरी दे रहे होंगे। इसको लेने में, इसको प्रोसेस करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। राइट। तो इन सब चीज़ों से दिक्कतें आती हैं सर, क्योंकि आप लीगल डिपार्टमेंट, यू आर ऑलरेडी अ लॉयर, यू अंडरस्टैंड लीगल, व्हाट आर लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रनिंग अ होम स्टे? सी, मैं फेयरली बात करूंगा। 2 डेफिनेशन। पहले तो होम स्टे एज पर गवर्नमेंट जो डेफिनेशन है जी, वो अलग है, और होम स्टे जो गेस्ट एक्सपेक्ट करता है वो अलग है, और हम जो होम स्टे एक्सपेक्ट करते हैं वो अलग है। सभी अलग अलग है। गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि होम स्टे एक पेइंग गेस्ट, जैसा कि आपके साथ, जैसा कि अंजलि ने बताया कि उनके घर पे ही आके रहें और वहाँ से इनकम हो, दैट इज़ अ होम स्टे। होम स्टे का लीगल जो वो है, लीगैलिटी ये है, वंस यू हैव अ होम स्टे सर्टिफिकेट, सो आपका जो बिजनेस की अर्निंग है दैट इज नॉट कॉल्ड कमर्शियल। राइट। So you don't have to pay any GST on that. You don't have to buy a cylinder which is a commercial cylinder. Right. You don't have to have a electricity connection which is commercial in nature. But अपने 4 कोई भी घर जिसमें सिर्फ 4 रेंटल यूनिट, मतलब 4 कमरे हैं, वो एक घर होता है। राइट। तो उसको किराए में देने से कोई नहीं रोकता। उसके लिए आपको होम स्टे का कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट से RTI का रिप्लाई मुझे साफ आया है कि यू कैन रन अ होम स्टे without a certificate from tourism department. I have a RTI reply on that. ओके। ठीक है, आपको आपके अर्निंग से, आपका राइट टू लाइवलीहुड से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस हाँ ये है कि अगर आपने होम स्टे का सर्टिफिकेशन नहीं कराया है तो आपको बिजली का कनेक्शन हमेशा कमर्शियल लेना चाहिए। आपको जो सिलेंडर्स आप घर में यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा कमर्शियल रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि बिजली डिपार्टमेंट आके बोल देगा भाई आप तो कमर्शियल चीज़ चला रहे हैं, तो आप पे फाइन लग सकता है। राइट। तो वो दिक्कत आ सकती है। अब अदरवाइज आपको कोई बिजनेस करने से रोक नहीं सकता। तो सर मैं थोड़ा व्यूअर्स को मतलब इन्फॉर्मेशन दे दूं। कैप्टन साहब इज़ ऑल्सो अ लॉयर, मैम इज़ ऑल्सो अ लॉयर, दैट इज़ वाई लीगैलिटीज़ की हम बात समझ रहे हैं। तो सर जैसे आपने, मुझे जो समझ में आ रहा है, होम स्टे अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से, विच इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट, तो आप उनसे लाइसेंस लीजिए, फिर आप धड़ल्ले से उसको डोमेस्टिक जो आपकी कंजम्पशंस हैं इन टर्म्स ऑफ गैस, बिजली, सारी चीज डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बट टूरिज्म, आई विल से वन थिंग, टूरिज्म इज अ स्टेट सब्जेक्ट एज वेल एज अ सेंटर सब्जेक्ट।
ओके, तो ज़रूरी नहीं है आप स्टेट से ले, आप सेंटर से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सेंटर से लेंगे वो भी आपका काउंट होता है, लेकिन हाँ उस पर आपको सब्सिडीज ये कमर्शियल मीटर और ये सब नहीं मिलेगा, बट फॉर द स्टार्ट यू कैन टेक दैट टू शो समवन दैट आई एम रनिंग अ बिजनेस, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस as a company and tell them that with MCA that we are doing so and so hospitality business and you can run it. The idea is to have some documentation or a proprietorship with GST department. Okay. The idea is to have some documentation to show someone that what you are doing. सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जी। मैं थोड़ा एक लाइन में समझता हूँ, जी समराइज करता हूँ, अगर आप इसको इस पे अपनी टिप्पणियाँ दें। जी सबसे पहला तो ये है, अगर मुझे होम स्टे रन करना है और डोमेस्टिक बिजली यूज़ करनी है, डोमेस्टिक गैस यूज़ करनी है, तो स्टेट से मैं होम स्टे का लाइसेंस ले लूँ। जरूर लें, वो उसके बिना आप वो लीगल नहीं रन कर सकते। दूसरा आपने बताया अगर आप स्टेट से नहीं भी लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप बीएनबी का लाइसेंस ले जी। सकते हैं, करेक्ट? अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बीएनबी का लाइसेंस लिया है, क्या मैं डोमेस्टिक बिजली, डोमेस्टिक जो गैस है इस्तेमाल कर सकता हूँ? दैट्स अ ग्रे जोन नो। एक्चुअली लॉज पर से अगर आपको सेंट्रल से रिकॉग्निशन आ गई है तो स्टेट को भी करना ही पड़ेगा, सेकेंडरली से स्टेट को भी आपको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम द सब्जेक्ट। If center is approved, state has to. स्टेट हैज टू, But state can put their own, स्टेट कैन पुट देयर ओन लॉज। ठीक। बेसिकली रिकॉग्निशन से मतलब ये है कि जो गेस्ट जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में कोई स्टार्स या जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ब्रॉन्ज लाइसेंस या सिल्वर लाइसेंस है उसे कोई देखता नहीं है। आज की डेट में एक हमारे पास डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, दैट इज गूगल एंड एयरबीएनबी, जिसमें कि स्टार्स आपका डेमोक्रेटिकली बता देते हैं भैया ये बंदा है कैसा। राइट। तो कोई भी अनस्क्रूपुलस आदमी ये बिजनेस रन ही नहीं कर सकता, एक गेस्ट ले लेगा उसके बाद नहीं ले पाएगा, नहीं हो पाएगा, रिव्यूज। हाँ जी। सो सर अगेन फिर आपने तीसरी बात बताई कि अगर मैं दोनों लाइसेंस भी ना लूँ, अपनी कंपनी रजिस्टर कर लूँ, बट इन दैट केस जो कनेक्शंस हैं वो सारे कमर्शियल होने पड़े। हाँ जी, वो कमर्शियल, लीगली वो कमर्शियल होने चाहिए किसी भी टाइम पे, नहीं तो बिजली विभाग आप पे फाइन लगा सकता है। तो भाई समराइज करता हूँ आपके लिए, सबसे सिंपल तरीका है आप स्टेट गवर्नमेंट से होम स्टे का लाइसेंस ले लीजिए। सर होम स्टे का लाइसेंस लेने के लिए कितने कमरे तक अलाउड है, और क्या मुझे घर पे रहना, उस घर पे रहना ज़रूरी है? लीगल क्या क्या एज पर गवर्नमेंट रेगुलर जो डेफिनेशन होम स्टे का आता है उसमें ये रहता है कि 4 कमरे लेटेबल होने चाहिए, 4 to 5 अलग अलग स्टेट के 5+1 5+1 अभी 5 हो गया होगा, सो 5 से 6 कमरे। अगेन आप बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट, 5 कमरे स्टेट सब्जेक्ट है बेसिकली, कितने कमरे होने चाहिए। फिर से करो, ये फिर से ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, कितने कमरे, बहुत जगह पर 4 कमरे हैं, कहीं पे 5 कमरे, उत्तराखंड में आई थिंक 5 रूम्स हैं, और जो ओनर हैं घर के ओनर, उनको वहीं पे परमानेंटली रिसाइड करना चाहिए। दिस इज अ रिक्वायरमेंट, देन ओनली इट इज कॉल्ड अ होम स्टे। अदरवाइज अगर आपके 4 से ज़्यादा कमरे हैं, सो इट कम्स इनटू गेस्ट हाउस। अप टू 20 कमरे, 5 से 20 कमरे गेस्ट हाउस की कैटेगरी में आता है, 20 से ज़्यादा कमरे होटल की कैटेगरी में आता है। ओके, हाँ जी, अकॉर्डिंगली। तो But if you exceed 5, it becomes a guest house commercial act. it is a commercial, it is not a license per se, it is registration. License is to do something, registration is just you to tell them I'm doing this. Okay. It's a registration, not a license. सर आई थिंक लीगैलिटी हमें समझ में आ गई है, बहुत अच्छी से आपने समझा दिया है। आप बात कर रहे थे एक डेमोक्रेटिक साइट की, एक डेमोक्रेटिक गूगल की। गूगल पे ऐसा क्या है जो आपके होम स्टे को बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है? गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी की रीच में है। शायद ठेली वाला भी उस पे देखता है, और हम भी रिच से रिच लोग भी उसी पे देखते हैं। आज की डेट में मैं अगर द अशोका होटल है दिल्ली में, सबसे पुराना होटल, वो भी बुक करता हूँ तो सबसे पहले मैं गूगल रिव्यूज़ पढ़ता हूँ। रिव्यूज़ पढ़ता हूँ। रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी गेस्ट आपसे नाखुश होकर आपको गलत रिव्यू देके जाता है तो आपकी नेक्स्ट बुकिंग आनी बंद हो जाती है। ये आपको रिव्यूज़, एयरबीएनबी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आपको रिव्यू कंट्रोल बहुत संभल के करना पड़ेगा। एक खराब रिव्यू आपके गेस्ट हाउस या आपके होम स्टे के ऊपर, एंड आपका जो विजिबिलिटी है प्रॉपर्टी का, वो 50% से भी ज़्यादा कम हो जाएगा, एंड उसको फिर मेकअप करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। गूगल रिव्यूज़ की बात की, एयरबीएनबी आपने बताया एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, उसके रिव्यूज़ भी उतने ही इंपॉर्टेंट है सर? एयरबीएनबी के रिव्यूज़ इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? एक तो वो आपको डायरेक्ट बिजनेस देता है, सेकंड एयरबीएनबी के जो रिव्यूज़ होते हैं वो वेरीफाइड रिव्यूज़ होते हैं, वो किसी ने बुक करा है, वो रह के गया है, फिर उसने रिव्यू दिए हैं। गूगल में बहुत सारे फेक रिव्यूज़ भी आ सकते हैं। मतलब नॉर्मली आपको पता ही होगा आज की डेट में आप 200 रुपये में 2000 रुपये में 200 रिव्यूज़ खरीद सकते हो।
चाइनीज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप रिव्यूज खरीद सकते हो, बट एनी हाउ वो एल्गोरिदम उससे फिल्टर कर लेता है, तो गूगल को पता चल जाता है वो सब। लेकिन गूगल में आप रिव्यूज खरीद सकते हैं, एयरबीएनबी में खरीदा नहीं जा सकता है। एयरबीएनबी में जो रिव्यूज हैं वो जेन्युइन रिव्यूज हैं। आप एक एक रिव्यू जरूर, जो भी बुक कराता है वो एक एक रिव्यू पढ़ के आएगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्या है, एंड 99% ऑफ द टाइम रिव्यू स्पीक एंड दे स्पीक वेल। रिव्यू स्पीक, एक अच्छा रिव्यू 5 स्टार, एक 1 स्टार रिव्यू, ये जो दोनों के बीच में जो मेहनत है, जो कहानी है, वो क्या कहानी है सर? कैसे आता है एक 5 स्टार रिव्यू और कैसे आपको एक 1 स्टार रिव्यू झेलना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि हर बार 5 स्टार रिव्यू आता है, कितनी बार 1 स्टार पे भी। आप मेरा लेटेस्ट रिव्यू देखेंगे एक वाइट तारा का, तो उसने अंदर सारी चीज़ों में क्लीनलीनेस वगैरह में 5 स्टार दिया हुआ है, ओवरऑल उसमें 1 दे दिया। वो रीज़न ये था, वहाँ पे उस दिन लैंडस्लाइड हो गया, तो उसने अपनी आंखों से लैंडस्लाइड देखा तो वो डर गया बहुत ज़्यादा, तो उसने ओवरऑल रिव्यूज़ ख़राब कर दिए मेरे। तो बट यू हैव टू मैनेज बोथ ऑफ देम वेरी वेल। अगर हमारा गेस्ट कोई नाखुश हो जाता है तो नॉर्मली हम उनको विदा ढंग से करते हैं, एक तो दूसरी बात उनको छोटा मोटा गिफ्ट दे देते हैं, ताकि सर अगर रिव्यू 5 स्टार नहीं दे रहे तो कम से कम मत दे मत आप रिव्यू ही मत दो हमको। तो रिव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इट हैज टू बी मैनेज्ड। अगर आप रिव्यू को कंसिडर नहीं करेंगे तो आपका होम स्टे बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें क्लैरिटी मिल रही है, जो मैम आप कह रही थी कि सिक्योरिटी सेफ्टी की बात वहाँ थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है जब हम एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म से बुक कराते हैं, बिकॉज बोथ वेज रिव्यू हैं। सर रिव्यू की बात हो रही है, आप कह रहे हो हाथ जोड़ते हो, आप कहते हो विदा भी अच्छे से करते हो। सर कहाँ जहाज में कप्तान और कहाँ हॉस्पिटैलिटी में हाथ जोड़ना, हाँ जी जी हजूरी करना, ये जो ट्रांजिशन है ये इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो आप? ये मैं तो गेस्ट के साथ इतना हैंडल नहीं करता हूँ, मेरी वाइफ करती हैं, लेकिन मैं भी अगर पढ़े तो हाथ जोड़ना एक बेसिक हिंदुस्तानी कंसेप्ट है। आप किसी के सामने झुककर कोई छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है। और हमारे यहाँ तो कहावत है अतिथि देवो भव, तो हमारे जितना बड़ा पेड़ होगा उतना झुका हुआ होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, किसी के हाथ जोड़ना पैर पड़ना तक भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिव्यू अच्छे देते हैं, रिव्यू अच्छे बस। सर रिव्यू की इतनी बात हो रही है, गूगल रिव्यूज, एयरबीएनबी रिव्यूज, ये रिव्यू क्या आपके रेवेन्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है इन्होंने? जी मैं बोलूँगा हाँ किया है। रिव्यूज़ के बारे में पहले मेरा बहुत अटैकिंग अप्रोच कितनी बार, क्योंकि मैं जहाज से ऑब्वियसली मेरा बहुत अटैकिंग अप्रोच था, मेरी वाइफ का वैसा नहीं है। तो कितनी बार मैंने ऐसा किया कि गेस्ट के साथ जो गेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया। करेक्ट, मेरे से हुआ, मेरा नेचर ऐसा है, तभी मैंने अपने आप को इस जगह से रिट्रीट किया कि भैया ये काम मेरे से नहीं होगा। तो वहाँ पे गेस्ट ने हमारे रिव्यू ख़राब कर दिए, इमीडिएट इम्पैक्ट मेरे आगे के महीने के जो अच्छे बुकिंग्स भी हैं वो आनी बंद हो जाती हैं। करेक्ट, अगर किसी ने मेरा रिव्यू ख़राब कर दिया तो आगे का सारा कंसेप्ट ही खराब, आगे का सारा बिजनेस ही खराब हो जाता है। तो ये दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट ऑफ दिस डेमोक्रेटाइज्ड वर्ल्ड दैट रिव्यू हैज़ टू बी मैनेज्ड। अगर आप रिव्यूज़ मैनेज नहीं कर सकते तो कृपया करके आप ये बिज़नेस मत कीजिए। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में झुक नहीं सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हूँ या मैं ये घर मेरा है, मैं इसका ओनर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप ये बिज़नेस मत कीजिए। अच्छा है, फालतू में आप इन्वेस्ट करेंगे और पैसा खोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सर ये ना आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक पकड़ा है, बिकॉज दिस वी हैव फेस्ड विद लॉट ऑफ पीपल हु वी आर को-होस्टिंग विद। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे एक बहुत ही अच्छे होस्ट हैं आज की डेट में, वो एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल और उनकी वाइफ चलाती हैं बेसिकली, बट उन्होंने घर बड़े अच्छी तरह से, तमीज़ से, तहजीब से, बहुत कुछ ना, जब बंदा घर बनाता है एक बार तो बहुत कुछ उसमें लगाता है, पैसा भी, टाइम भी, पैशन भी और अपने इमोशंस भी। अब कोई गेस्ट आया और कुछ चीज़ें उस तरह से हैंडल नहीं की, ख़राब कर दी, तो बड़ा दुख होता है। तो वही हुआ पहले जो उनके गेस्ट आए तो उन्होंने रिस्पॉन्स, जैसे आप कह रहे हैं, गुस्सा आना जायज़ है, इमोशंस है, आ जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या आप समझते हैं कि कोई मेंटरिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए बिफोर somebody like who is watching wants to start an Airbnb? See, consultancy is important. ऐसा नहीं है कि this will help. Consultancy with a company who is providing co-hosting services या फिर कुछ, it will help definitely. And sometimes मैं बोलूँगा कि अगर आप इस चीज़ में अच्छे हैं, क्योंकि नेचर में होता है, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो तमीज़ है वो सीखी नहीं जा सकती, वो आपके नेचर में होता है। कोई शाय नेचर का होता है, कोई आउटस्पोकन होता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई बहुत हॉस्पिटेबल होता है।
तो ये आपको चीज़ें, आपको किसी से ट्रेनिंग लोगे थोड़ा टाइम के लिए आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फिर वहीं पे आ जाएंगे। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे अच्छा ये है कि या तो आप किसी को ऐसा एम्प्लॉय करें जो कि आपके रिव्यू मैनेजमेंट करे, या फिर आपको होस्टिंग सर्विसेज जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी हैं, जैसे 2-3 के तो नाम मुझे पता है, देहरादून में चलते हैं, आई फॉरगॉट देयर नेम। तो उन लोगों को ये सर्विसेज आप दे दें जो कि आपका रिव्यू मैनेजमेंट कर सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ तो मैम क्लियर है, आप सर जानते हैं कि जब भी हम जैसे वर्कशॉप्स लेते हैं, या आप भी कई लोगों को जब बताते हैं, इंडियन फैमिलीज़ को हॉस्पिटैलिटी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे खून में है। जी बिल्कुल। और होम स्टे एक ऐसा एक्सपीरियंस है, ये सिंपल सी आप रिलेट कर लो कि आप नानी के यहाँ जाते थे, तो वही चीज़ वो नानी के यहाँ आ रहे हैं, अगर आप वो फीलिंग दे पाओ तो इसमें सर वो जो ट्रांजिशन है, बिकॉज मनी गेट्स इन्वॉल्व। जब हमारे गेस्ट आते थे, नानी के घर हम जाते थे, तो कहीं मनी का बात नहीं थी, इमोशंस थे, बट यहाँ मनी भी इन्वॉल्व हो रही है। क्या मनी के साथ साथ अब वो इमोशंस का बैलेंस बना पाते हो? बनाना पड़ता है, क्योंकि जी बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि देखिए कैपिटल प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों की लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है। तो मैं दिस वर्ल्ड इज कैपिटल वर्ल्ड, ये पैसे से ही चलता है। करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा इमोशंस में बैलेंस बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको प्रॉफिट कमाना भी ज़रूरी है। इमोशंस का ऐसा नहीं है कि आपके गेस्ट आएंगे आप हर चीज़ उनको फ्री कर देंगे कि भैया तो बहुत लोग हैं, इनको फ्रीडम, इनको फ्री कर दो सब कुछ। हमारी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, हम लोग पैसा तभी कम करते हैं, मतलब डिस्काउंट तभी देते हैं, या तो हमसे कुछ भूल होती है, या फिर हमको भैया गेस्ट को पटाना है कि आके हमारे होम स्टे में रह लो। लेकिन अगर आप सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं और आप वो गेस्ट से खुश है, तो आप बल्कि ट्राई कीजिए और अच्छी सर्विसेज देके एक्स्ट्रा कमाने की, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मस्ट। मैं ये भी नहीं कहता कि आप सामने वाले की जेबें ही खाली कर दो, लेकिन आपको अपनी टीम को देखते हुए आप जिस प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, आपका खर्चा कितना हो रहा है, उसको देख के आपको चार्जेस तो लेने ही चाहिए। सर पैसा लेना शायद इंडिया में क्या ये बुरा माना जाता है? इंडिया में बुरा तो नहीं माना जाता, लेकिन पैसा कमाना इंडिया में पता नहीं क्यों बुरा माना जाता है। अगर ऐसा है कि पास पड़ोस में, यूएस में क्या है कि अगर एक आदमी तरक्की कर रहा होगा, वहाँ पे एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, तो बाकी सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं कि भैया ये आगे जाएगा तो शायद मैं भी इसके साथ टंग के कहीं पहुंच जाऊंगा। करेक्ट। इंडिया में ये है कि कोई आगे जा रहा है तो उसे पकड़ के पीछे खींचो थोड़ा सा। स्पेशली मुझे ये बहुत दिक्कतें आई थी जब मैंने यहाँ पे एयरबीएनबी शुरू किया, तो कभी वो गांव आपको 400 मीटर दूर दिख रहा है, वहाँ से भी लोग आ जाते थे, भैया कि आप क्या शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, कोई आ जाता था घर किस क्यों बना दिया तुमने यहाँ पर। अच्छा। तो ये दिक्कतें आती हैं जब आपके गेस्ट घर पे आते हैं। ऑब्वियसली हर कोई इंजॉय करने आता है, तो हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत शोर शराबा तो हो गई, एकदम शांत होके तो कोई बैठेगा नहीं। बट टूरिज्म का मतलब ये मस्ती करना, आदमी मस्ती करने एक डिफरेंट फीलिंग से आता है। हो सकता है उसमें थोड़ी ड्रिंक्स भी इन्वॉल्व हो, ड्रिंक भी करेगा वो, हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मिसबिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूँ, हल्का फुल्का फैमिली और ड्रिंक्स ले रहे हैं वो, तो आस पड़ोस वाले लोग कितनी बार इस चीज़ों में दिक्कत कर सकते हैं। ये चीज़ों को आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको गेस्ट को भी संभालना पड़ेगा और पड़ोस को भी संभालना पड़ेगा। बट आई थिंक इंडिया इज ट्रैवलिंग नाउ, वी आर ओपनिंग अप टू वर्ल्ड, वी आर सीइंग एयरबीएनबीज, द न्यू जनरेशन कितना घूम रही है, तो आई थिंक अब वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बदल रहा है। प्रॉब्ली होम स्टे एक ऐसा बिजनेस है जो प्रॉब्ली ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकता है, या हमें समझा सकता है कि पैसा कमाना अच्छी भी चीज़ है। पैसा कमाना बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बिना पैसे के घर ही नहीं चलेगा आपका। तो फिर आप सॉरी जी, पूंजीवादी जो होते हुए हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक वो लिखा हुआ है कि पूंजीवादी को अवॉइड किया जाए। पूंजीवादी का मतलब ये नहीं कि आदमी पैसे बनाए, पूंजीवादी का मतलब ये है कि आदमी पैसा कलेक्ट करके घर पे रखे, स्विस बैंक अकाउंट में रखे, दैट इज कॉल्ड पूंजीवादी। लेकिन अगर आप पैसे कमा रहे हो, उसे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और पैसे का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो दैट इज नॉट पूंजीवाद, दैट इज बिजनेस, दैट इज प्योर बिजनेस। वहीं पे एक बड़ी अच्छी बात, आप बार बार बात करते हैं अपनी टीम की, आप बात करते हैं उन फैमिलीज की जो आप सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू दिस बिजनेस। भाई कोई भी अपने घर से कब तक देगा, लेकिन अगर एक हम प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे आज आपकी टीम के बहुत सारे मेंबर्स, उनकी फैमिलीज, दे आर बेसिकली उनकी लाइवलीहुड निर्भर है इस होम स्टे पे। तो अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए, कैसे आप ये टीम बिल्ड करते हैं, एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड फूड टू सच काइंड ऑफ फैमिलीज? आई थिंक आप 10 फैमिलीज को इस समय हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो फॉर सस्टेनेबिलिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सपोर्ट लोकल।
तो हमारी कंपनी का ये मोटो रहा है कि हम लोग सबसे पहले लोकल लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दें। तो हमारे यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट हम लोग उत्तराखंड के बाहर से किसी को नहीं देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप लोकल कम्युनिटी को नहीं सपोर्ट करोगे तो आप सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। सेकेंडली, उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बड़े हॉस्पिटेबल हैं। राइट जी, आपको लेकिन यहाँ पे लोगों को बस थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, उनको फैमिली वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा उनके लिए। तो एज लॉन्ग एज आप यहाँ के लोगों की केयर कर रहे हैं, उनको पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, गिविंग देम एन ओनरशिप, जस्ट नॉट दे आर नॉट एम्प्लॉइज, दे आर ओनर्स ऑफ दिस प्लेस। तो उनको ये फील कराना कि भैया ओनरशिप इस जगह की ज़रूरी है। आप और जो गेस्ट आ रहे हैं वो आपके गेस्ट हैं, मेरे गेस्ट नहीं हैं, आपके गेस्ट हैं। तो उनको ओनर बनाने से ही चीज़ों की शुरुआत होती है। तो आई हैड टू लेट गो ओनरशिप ऑफ दैट। तो उसके लिए मैंने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इसीलिए किया था कि नाउ आई एम ऑल्सो एम्प्लॉई ऑफ दैट कंपनी। द कंपनी इटसेल्फ इज स्टैंडिंग नाउ एंड जो भी एम्प्लॉई है, मैं भी उसका एम्प्लॉई हूँ, आप भी उसके एम्प्लॉई हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो गेस्ट आ रहा है वो हमारा गेस्ट है, सो मेरा गेस्ट नहीं है। सो व्हेन यू से वी प्रोवाइड ओनरशिप, इज इट इन टर्म्स ऑफ ऑन डॉक्यूमेंटेड ओनरशिप or the feel of ownership? No, not on document ownership. It is the feel of ownership. Right. They can make decisions. They can take decisions. They are free to make decisions. Right. उनको we pay them fairly well, मतलब better than market. एंड उनकी फैमिलीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। उनकी फैमिलीज़ को भी हम जितना हो सकता है उनके और जब भी हम नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं तो सबसे पहले वी आस्क देम। राइट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आप जान पहचान वाला। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो कोई फालतू का बंदा, कोई अनस्क्रूपुलस बंदा मेरे साथ आके फिल्टर हो जाता है, एंड सेकेंडली हम उनका ध्यान दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, वो विन विन सिचुएशन दोनों तरफ है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। नेचुरली जी, आप अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइड, तो ऑफ कोर्स दे वांट देयर पीपल टू कम। ट्रू। इनफैक्ट हमारे कितने गेस्ट वापस भी गए हैं अगर हमारे स्टाफ के साथ जिन्होंने मिसबिहेव किया है। कितनों ने आके सोचा कि होम स्टे में आ रहे हैं, केयर टेकर है तो वो उनके पैर भी दबाएगा। कुछ लोगों ने आके बोला हम तुम पैर दबाओ, हम 100 रुपये देंगे, या किसी ने कुछ बोला तो वैसे भी आए। तो हम लोगों ने स्टाफ को बिल्कुल कह रखा है, कोई अगर आपके साथ मिसबिहेव करता है तो हम वो गेस्ट नहीं लेंगे। वी हैव अ पॉलिसी ऑफ राइट टू रिफ्यूजल। Our employees, our company, we call them partners. Our partners can refuse to work for someone, and we can politely tell them, please, thank you so much, our partners are not agreed to work for you, and you may please leave. This is very important because कोई यहाँ पे किसी का सर्व, you are our guest but we are not your servants. Correct. This is very important. That is a very good idea, sir. मतलब ownership in terms of taking decisions, ownership in terms of फाइंडिंग वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, बिकॉज ये तो एक अच्छी मैनेजमेंट के हैक्स हैं, आप कह सकते हैं कि यू आर ऑन शिप, मैम इज़ बिजी विद फैमिली। तो यहाँ जो लोकली बंदा है वो क्या इमरजेंसीज, कंटिजेंसीज हैंडल कर सकता है। जैसे हम जहाज की बात करते हैं, आप कप्तान हैं, मैं कप्तान हूँ, कंटिजेंसी प्लानिंग हम करते हैं, तो प्रॉब्ली इट इज़ कम फ्रॉम दैट रिस्क असेसमेंट की हम बात करते हैं। तो सर रिस्क असेसमेंट, कंटिजेंसी प्लानिंग, ऑल वी हैव डन, बट फाइनली सर जैसे आपने कहा पैसा इम्पॉर्टेंट है। एज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, गुड मनी यू अर्न, इन्वेस्टमेंट्स जब आप करते हैं, आप बैलेंस कैसे करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, लाइक इन टर्म्स ऑफ आई वुड से व्हाट आर द एवेन्यूज यू लुक ऑफ पुटिंग योर मनी? सर देखिए, एक तो बहुत पुराना चला आ रहा है कि सोना और ज़मीन, हिंदुस्तान की तो वही चीज़ है, सोना और ज़मीन आप इन्वेस्ट कीजिए कहीं नहीं जाएगा। एंड मैंने पिछले 40 साल की अपनी लाइफ में, 45 साल की लाइफ में, चले 15 साल तो निकाल दीजिए, बचे हुए 25 साल की लाइफ में मैंने ये चीज़ देखी है, सोना और ज़मीन कहीं नहीं जाते हैं। तो दिस इज़ वन गुड एरिया ना। सो मैं थोड़ा सा कहूँगा, हाँ, ज़मीन तो चली जाती है उत्तराखंड में। हाँ जी। तो लेकिन ये चीज़ें दूसरी, आई डोंट लाइक क्रिएटिंग, ठीक है कैश ज़रूरी है, यू शुड हैव कैश फ्लो, आपके पास बैलेंस, आप म्यूचुअल फंड्स ये सब आप उसमें जाते हैं सेमिनार में, दोज आर इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू क्रिएट अ प्रॉपर्टी लाइक दिस विच कैन टेक केयर ऑफ 5 डिफरेंट पीपल, आई मीन 5 लोगों के घर भी उसके भरोसे चल जाता है, प्लस अपना भी खर्चा निकल जाता है, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। उस पर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता कोई और आपके बदले इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली कंपनी में, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट, व्हाई नॉट यू योरसेल्फ डू इट। सो होम स्टे गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम, it gives you easy life. I mean, आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। once you have a good team, you can stay away and just look after the main part. Your team will run the business. Third thing, it makes you a gentleman. This is very important. It teaches you how to become a gentleman.
हाउ टू टेक केयर ऑफ पीपल एंड जेंटलवुमन. जेंटलमैन है ऑब्वियसली जेंटलमैन. सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि मनी इज द वैल्यू ऑफ मनी इज व्हाट इट इज डूइंग, राइट? यस ट्रू. सो म्यूचुअल फंड में आपने डाला, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट दैट इज सिंगली समवेयर इम्प्रूविंग योर लाइफ और कंट्रीब्यूटिंग टू योर लाइफ स्टाइल. बट एक आदमी या औरत एक प्रॉपर्टी लेते हैं, तो सर प्रॉपर्टी लेके कैसे आप, मतलब थोड़ा सा अगर आप मैथ समझाएं, मैं ग्रोथ भी कर रहा हूँ अपनी और साथ साथ मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ लोकल कम्युनिटी को, ये थोड़ा सा मैथ्स आप हमको समझाएं, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो आज सोच रहे हैं, पैसा है उनके पास, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स हैं, प्रोबेबली दुबई में बैठे हुए लोग हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो आज सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स करने का. तो प्रॉपर्टी के टर्म्स में क्या इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव हैं, कैश फ्लो कैसे जनरेट हो सकता है? देखिए एयरबीएनबी दो तरह के चलते हैं जहाँ तक मेरा वो विचार है. एक वो एयरबीएनबी जो कि ऑफ बीट लोकेशन में है, जैसे आप देख रहे हैं नदी के पास है, पहाड़ों के बीच में, यहाँ पे हो सकता है लैंड की कीमत कम हो ऐसी जगहों पर, लेकिन दूर से लोग आते हैं देखने के लिए ऐसी जगह. और दूसरा जो एयरबीएनबी चलता है वो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं, मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोग एम्बेसीज़ में आ रहे हैं, दिल्ली जैसी जगह हो गई, वहाँ पे भी एयरबीएनबी का बिजनेस है. तो अगर आपके पास कोई ऐसी लोकेशन है, ऑफ बीट लोकेशन, गांव में आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई, आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, जो कि आप मेरा दूसरा वाला घर देखेंगे अगर वाइट तारा, तो दैट इज़ अ 200-year-old हाउस. तो अगर आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, लोग उसमें कंफर्टेबली सो सकें, लोगों को कंफर्टेबिलिटी चाहिए, मतलब लोगों को सोने की जगह अच्छी चाहिए, वो आपको क्रिएट करके देनी है. टॉयलेट आपको क्लीन क्रिएट करना है. आप ये नहीं कर सकते कि आप उनको गांव जैसा टॉयलेट दें, वो लोग वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल. आपको टॉयलेट एकदम शाइनिंग टॉयलेट क्रिएट करके देने हैं. बेडशीट्स वगैरह आपको शाइनी रखनी है, साफ़ सुथरी वाइट बेडशीट्स रखनी है. और एक अगर ऐसा मौसम है जहाँ पे गर्मी होती है तो शायद एयरकॉन की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी. तो अगर आप ये एटमॉस्फेयर आप ऐसी जगह पे क्रिएट कर सकते हैं तो लोग आपके यहाँ, और आज की डेट में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी जो हो गई है वो है इंटरनेट. किसी ज़माने में पहले लोग आते थे तो बस से उतरते थे, देखते थे यहाँ पे सुरभि होटल है, अच्छा चलो मैं यहाँ रुकूंगा मैं. हैं जी, आप उस पर डॉक्यूमेंट्री, एक पीले रंग की किताब होती थी, उसमें होटलों के नाम आप ढूंढते थे, उसे फ़ोन करते थे, आप बुकिंग करा लेते थे. आज की डेट में इंटरनेट है. जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, लोगों ने सोचा भैया जंगल है यहाँ पे, कौन सा होटल चलेगा, कौन आएंगे लोग यहाँ पर. लेकिन थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू एयरबीएनबी, ऐसी जगहों से लोग आते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये जगह चल सकती है. लोगों ने पहले बहुत सरप्राइज हुए थे कि ऐसी भी जगह चल सकती है. सर ऐसी जगह चलना, आपने बड़ी अच्छी कहानी बताई. 4 साल पहले की बात है ये? 6 साल पहले. 6 साल पहले आपने एयरबीएनबी डाला और 1 घंटे बुकिंग आ गई. आज की डेट में क्या ये पॉसिबल है, कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, एयरबीएनबी डाले और 1 घंटे बुकिंग आ जाए? इतना आसान है क्या? आज की डेट में देखिए, जब मैंने एयरबीएनबी स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से 400 प्रॉपर्टीज लिस्टेड थी पूरे एयरबीएनबी देहरादून में 400-500 प्रॉपर्टीज कुछ लिस्टेड थी. तब ऑब्वियसली जो गेस्ट का जो सर्चिंग का रेशियो था, और वैक्यूम था, एक डिमांड और सप्लाई. हाँ जी, डिमांड और सप्लाई चेन, एक वैक्यूम था प्रॉपर्टीज में. आज की डेट में थोड़ा लोगों को जैसे वो आ रहा है, अच्छी बात है, इससे मार्केट भी बड़ा क्रिएट हो रहा है. तो मेरी अर्निंग्स बढ़ी हैं, ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि मेरी अर्निंग्स कम हुई हैं, बढ़ी हैं. तो आज की डेट में 3000 प्रॉपर्टी लिस्टेड है. तो अगर आप डालेंगे अपने आप से, कुछ भी डाल देंगे तो शायद आपकी ना है. बहुत फाइन ट्यूनिंग करके आपको लिस्टिंग प्रॉपर करनी पड़ेंगी, फोटोग्राफ्स अच्छे होने चाहिए, प्लस न्यू प्रॉपर्टी तो लोग थोड़ा केयरफुल होते हैं, तो आपको प्राइसेस कम रखनी पड़ेंगी. दो चीज़ें बिकती हैं. एक वो चीज़ बिकती है जो कि दूसरों से सस्ती होती है, और दूसरी चीज़ वो होती है, अच्छी बिकती है, जो उनसे महंगी हो लेकिन सर्विसेज उससे अच्छी हो. करेक्ट. 2 चीज़ें बिकती हैं. आपने कहा बड़ी अच्छी. एक तो सस्ती, जो दूसरों से सस्ती, रिलेटिवली चीप. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और आपने कहा जो वैल्यू डिमांड कर सके. ये वैल्यू डिमांड कैसे होती है सर एयरबीएनबी पे या होम स्टे की? आप कैसे अपनी वैल्यू दिखाते हो लोगों को? कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप अपने घर में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, इससे आपकी वैल्यू बहुत क्रिएट होती है, ज़्यादा बढ़ती है. क्लीनलीनेस, हाइजीन, लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है, उससे घर का दिखने में घर कैसा. आजकल ए फ्रेम कॉटेजेस चल रहे हैं. ए फ्रेम कॉटेजेस वो मैंने देखा है, वो उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा है. और कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, अगर वैसी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो जो दिखेगा वो बिकेगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बड़ा अच्छी बात कही, जो दिखेगा वो बिकेगा. सर एक ऐप है, OTA प्लेटफॉर्म्स हैं, एयरबीएनबी की बात कर लेते हैं. मैं कैसे दिखूंगा 3000 प्रॉपर्टीज में? सर समथिंग इज कॉल्ड एल्गोरिदम. ठीक, आपको भी पता होगा, सबको पता है, फेसबुक में एल्गोरिदम, चीज़ें वायरल होती हैं, नहीं होती हैं.
तो जो लोग वायरल होते हैं उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक एक ये होता है, वो लोग एल्गोरिदम को बीट कर देते हैं अपनी क्रिएशन से। जो क्रिएटर्स बोलते हैं आज की डेट में, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि उससे चीज़ें बीट हो जाती है, एल्गोरिदम बीट हो जाता है, वो वायरल हो जाता है। वैसी आपकी प्रॉपर्टी है। जब आप प्रॉपर्टी लिस्ट करेंगे तो 3000 प्रॉपर्टीज आपकी हैं, वो कौन से पेज पे पहले 4 पन्नों में ही बुकिंग हो जाएगी, आप उसके पीछे जाएंगे नहीं। भाई इसमें एक बड़ी बात, इफ यू आर नॉट ऑन गूगल पेज 1, यू आर नॉट इन द बुक, यू आर नॉट इन द बुक। हाँ, so आप अगर आप एयरबीएनबी आपने खोला, देहरादून प्रॉपर्टी सर्च की या पौंधा प्रॉपर्टी सर्च की या फुलसनी प्रॉपर्टी सर्च की, अगर आप पहले 3-4 पन्नों में नहीं दिखे तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, चाहे जितनी भी अच्छी आपकी प्रॉपर्टी हो। तो उन एल्गोरिदम को बीट करने के लिए आपको कुछ रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज से एल्गोरिदम बढ़ता है। आपके फोटोग्राफ्स कैसे हैं, उनसे रिव्यूज़ बढ़ता है। आपने फोटोग्राफ्स की सीक्वेंसिंग कैसे करी है, उससे रिव्यूज़ बढ़ता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके एल्गोरिदम को ऊपर या नीचे करती है। प्राइस, वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज प्राइस। ठीक है, तो आपको अपना वो प्राइस जो आप दे रहे हैं उसके हिसाब से प्राइस पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो आपको देखना है। तो ये सब चीज़ें आप फिल्टर करेंगे तो एल्गोरिदम को बीट कर सकते हैं और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। वहाँ एक बार आपका रोलिंग हो गया तो फिर वो रोलिंग होता ही रहता है। करेक्ट। तो एक लेमैन है जिसको एयरबीएनबी का एल्गोरिथम ये सब नहीं समझ में आता है, वो कैसे विजिबिलिटी अपनी बढ़ाए, कैसे वो बुकिंग्स ज़्यादा लाए? और एक तो जैसा आपने बताया को होस्टिंग सर्विसेज जो देते हैं वो कर सकते हैं। को होस्टिंग आप किसी एक्सपर्ट जो होस्ट्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कीजिए कि कैसे किया जा सकता है। तो इंटरनेट पे सर्च के वो भी आपको पॉइंट्स बता देगा आपको क्या क्या चीज़ें की ध्यान देने की ज़रूरत है। एयरबीएनबी इनफैक्ट खुद ये काम करता है। जैसे ही आप लिस्टिंग करते हैं तो वो आपको बोलता है कि भैया हम एक आदमी को भेजेंगे फ़ोटो खींचने के लिए आपकी प्रॉपर्टी की, और आपके पहले जो कमाई होगी उसमें से वो पैसा काट लेंगे, है ना। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों की फोटोग्राफी अच्छी नहीं है, स्किल्स अच्छी नहीं है, वो उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो एयरबीएनबी का प्लेटफॉर्म भी हेल्प कर रहा है। आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं या आप पढ़ के ये चीज़ें कर सकते हैं। सर ये बड़ी अच्छी आपने बात की। अब बात करते हैं आपके विला की। सर ये जो आपका विला है व्हाइट तारा और एक और जो पुराना रिवर स्टे, इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये नाम कैसे है, व्हाइट तारा, अमेजिंग नेम। रिवर स्टे तो चलो समझ में आता है, रिवर है। हाँ, थोड़ा इनकी कहानी बताइए सर। रिवर स्टे मेरा जो एल्मा मैटर जो मैं बोलूँ वो रिवर स्टे है। यहीं से सारी की सारी प्रॉपर्टी जो मैंने शायद ऐसे ही कोविड के टाइम पे एक नीलामी में बिडिंग कर दी थी। तो यह वही प्रॉपर्टी है जहाँ वो बिच्छू सांप वगैरह थे? हाँ जी, जहाँ पे बिच्छू सांप थे, तो नीलामी कर दी थी। तो ये प्रॉपर्टी क्योंकि कोविड आ गया था, किसी के पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, मेरे मत्थे आ गई थी। अब मैं करूँ क्या उसका? तो अब मैंने टॉयलेट की कहानी बताई, तो मैं करूँ क्या प्रॉपर्टी का? तो वहाँ से एयरबीएनबी में वो शुरू हुआ, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो ये दोनों आमने सामने हैं, तो इनका नाम रिवर स्टे है। रिवर के पास है व्हाइट तारा। व्हाइट तारा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। व्हाइट तारा एक धारकोट नाम के इलाके, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है और 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो 2018 में सुवीर माथुर नाम के एक आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, IIT ग्रेजुएट, इज एन IIT ग्रेजुएट। ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने एक पुराने जो जर्जर हालत में एक हिमालयन हाउस पड़ा हुआ था उसको वापस से उन्होंने रेनोवेट किया। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज डांसिंग पेटल्स। सो इफ यू गो ऑन हिज पेज यू कैन सी डांसिंग पेटल्स। उन्होंने एक उसको एक एक करके एक एक पत्थर उन्होंने रखा है, छत उन्होंने रखा है। उन्होंने वो सस्टेनेबिलिटी का कल्चर वाले हैं, उन्होंने वो हिमालयन हाउस को रिस्टोर किया पूरा का पूरा, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। वो उन्होंने जिस तरह से रिस्टोर किया, फिर ही नेम्ड इट व्हाइट तारा। वो थोड़े फिलोसफिकल आदमी हैं, उन्होंने बुद्धिज्म में, सो वहाँ पे आर्ट रिट्रीट है, लोग आके पेंटिंग वेंटिंग करते थे। बट सर अगेन, सस्टेनेबिलिटी इज नॉट ओनली इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी इज प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। Correct. If you cannot convert that into capital, you will not be able to be sustainable. Right. तो 2020 में फाइनली जब उनसे वो प्रॉपर्टी नहीं चली, he sold it out. तो किसी बीच में किसी मीडिएटर्स ने उन्हें खरीदी, उनसे उन्होंने फेसबुक पर डाली, वो मुझे दिख गई चलते फिरते, मैंने खरीद ली। ये व्हाइट तारा की कहानी बड़ी शानदार है। रिवर साइड कॉटेज, राइट? रिवर स्टे विलास की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। आई थिंक बहुत से हमारे दर्शक इसको देख के इंस्पायर होंगे और उनका भी तारा चमकेगा। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई जी, बिल्कुल। एक बुरी बात करते हैं। बिल्कुल। सर जब आप काम करते हो ना, आप मर्चेंट नेवी में भी जाते हो, पैसे कमाते हो वहाँ पे भी, फिर आप यहाँ आते हो, आपको एक होम स्टे भी चलाना है, फिर आप एक वॉन्डरलस्ट टूरिज्म भी चलाते हो। इतना सारा जब आप काम करते हो, फैमिली कहती है हाय हाय मचा रखी है, तो ये कैसे टैकल करते हो आप? देखिए ऐसा है कि नॉर्मली मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो मेरे पापा फौज में रहे हैं, सर्विसेज, हमने हमेशा नौकरी करके ही कमाया है।
और बिजनेस में आने से हमेशा मेरे पापा और सब फैमिली डरे ही हैं, कभी बिजनेस में कंफर्टेबली कोई नहीं आया है। अब नए ज़माने का नया कीड़ा, तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का पहले से बचपन से शौक था। इससे पहले भी मैंने बिजनेसेस किए हैं। मैंने बहुत पहले, आज से 15 साल पहले एक वेबसाइट शुरू करी है doonfever.com, जो कि नहीं चली, ऑब्वियसली बंद हो गई। फिर उसके बाद हमने एक स्पा चालू किया, वो फिश थेरेपी वाली, फिश वाली, दैट्स कॉल्ड निब्बल स्पा इन मेरी एक दुकान में मैंने शुरू की थी राजपुर रोड पे। इट वर्कड फॉर 4-5 years, बट दैट वाज अ स्मॉल टिकट बिजनेस, तो पैसा कम आता था ऑब्वियसली उस पर, तो वो भी कुछ दिन चला, फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। देन आई स्टार्टेड दिस वेंचर। सो आई टोल्ड यू वी ऑलवेज मेक वॉइस प्लान्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट वी बाइफरकेट। अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाउ वो हाई वाला कैसा करते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। देखिए कि अगर मैं नौकरी करूँगा तो पहली एक चीज़ वो सिर्फ 40-50 साल के लिए होगी, और वो सिर्फ मेरा पेट भरेगी और मेरी फैमिली का पेट भरेगी। अगर मैं बिजनेस करूँगा तो मैं 10 लोगों के और पेट भरूंगा, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 100 लोग उससे प्रभावित होंगे, आपका जो इम्पैक्ट सर्कल है वो बढ़ जाएगा। एंड भगवान के मंदिर में चढ़ाने से अच्छा है, मैं कहता हूँ आप बिजनेस करिए, आप लोगों को कुछ सिखा के जाएंगे। एक चीज़ कंट्री की तरक्की भी उसी से होगी। अगर सब लोग सरकारी नौकरियां करने लग जाएं तो देश कहाँ जाएगा? जो आज से पहले 1970s में जो देश था, हम वापस वहीं पे चले जाएंगे। जब तक कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं तो आज की डेट में हर बच्चे को, हर पेरेंट को ये बोलता हूँ, अपने बच्चों को नौकरी के लिए, ठीक है आप तैयार कीजिए उन्हें टफ वर्ल्ड के लिए, बट उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूर सिखाइए, उसी से कंट्री आगे बढ़ेगा। अगर 100 लोग ट्राई करेंगे तो एक बंदा सक्सेसफुल होगा। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप का नियम है कि 100 में से एक ही सक्सेसफुल होता है। 99% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल मिजरेबली, लेकिन अगर वो एक बंदा ऊपर चढ़ गया तो बाकी 99 के बाकी 1000 लोगों को साथ में कुछ बना देगा, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने किया। करेक्ट, तो वेरी ट्रू सर। हाँ जी, तो एक कंट्री तभी आगे जाएगी जब एंटरप्रेन्योर, यही बोल के मैंने अपनी फैमिली को संभाला कि आप एक चैरिटी कर रहे हैं, इन अ वे चैरिटी, आप प्रेयर कर रहे हैं। बिजनेस एक बिजनेस नहीं होता, एक प्रेयर होता है अपने आप में। तो आपने फैमिली को बताया कि मार्क जुकरबर्ग इन मेकिंग है ये, इन मेकिंग, तो वो खुश हो गए। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में क्या सपने आप तारों के देखिए सर, व्हाइट तारा के देखिए, व्हाइट तारा के देखिए। तो सर इसमें बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ओनली इंस्पायरिंग होमस्टे एयरबीएनबी प्रेन्योर्स जैसे हम कहते हैं, यू आर ऑल्सो इंस्पायरिंग द यूथ जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है। आज स्टार्टअप का ज़माना है, साथ साथ आपने कहीं ना एक पिवटिंग की बात भी कर दी कि ए टू बी जाना है, बट कई बारी रास्ते जो हम चुनते हैं वो उनसे पिवट करना पड़ता है। यू स्टार्टेड विद स्पा, यू स्टार्टेड विद Doon Fever website, but finally ending up in a homestay. So that transition, that pivoting, accepting that pivoting. जी देखिए, बिजनेस को स्टार्ट करना मेरा काम है, मैं सब स्टार्ट करता हूँ और मैं छोड़ के फिर जहाज पे भाग जाता हूँ। अच्छा। तो बाकी जो पीछे का बैक स्टेज पे काम होता है वो मेरे परिवार संभालता है। अच्छा जी। तो बाकी आप इनसे पूछिए। सर देखिए, जैसे कि हमारा ऑलरेडी तपन भी शिप पे है तो इनकम अच्छी खासी है, डैड भी एक्स आर्मी वाले हैं तो उनकी पेंशन भी बहुत अच्छी है, और तो ऐसा कोई बहुत रिक्वायरमेंट ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए मुझे भागने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बिज़नेस करने के लिए। बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस तो फैमिली में बहुत लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, सब में मतलब ऐसा रहा कि अरे इन लोगों को तो बहुत हाई है कि पैसे की हाई मची हुई है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए अभी तो। बट सर सीरियसली मैं आपको बताती हूँ, आज मैं जहाँ थी जब उन्होंने हाई किया था मैं यहाँ थी, अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ इतने 6-7 सालों में, अभी मैं उन्हें देख रही हूँ। वो लोग मेरे पास, इस बीच मेरे पास 10 लोग आए जिन्होंने बोला, आज वो लोग भी वहाँ हैं, उन लोगों ने अपना एयरबीएनबी स्टार्ट किया है, अब वो लोग भी हाई कर रहे हैं, लेकिन ये हाई ने सबकी हाई कर दी है। तो बहुत बढ़िया है, आपने मतलब जो हाई कर रहे थे आज वो हाई करते हुए मेरे पास आ रहे हैं। जो पहले मेरे को देख के हाई कितना पैसा कमाएगी कहते थे, आज हाई करके आते कहते एयरबीएनबी का ऐप इंस्टॉल कर दे, कैसे चलाना है वो सिखा दो, तो वो सब चीज़ चल रही है। ग्रेट। तो सर आप जहाज़ के कप्तान हो, इतना बड़ा जहाज़ आप चलाते हो और क्या क्या नहीं करते हो आप, ठीक है सर, मैं रिलेट कर सकता हूँ आपसे। आप जब जहाज़ चलाते हो एक पोर्ट पे जाते हो, लेकिन पोर्ट से पहले एक चीज़ होती है एंकर, जहाज़ को रोकना करता है। आपका एंकर क्या है? पैसा, फैमिली या सेटिस्फैक्शन, तृप्ति जिसको कहते हैं? देखिए, आपने संगम की बात की है। मैं एक जगह पे, मैं ये नहीं बोल सकता सिर्फ फैमिली से ही हो जाएगा, मैं ये भी नहीं बोलता सिर्फ पैसे से हो जाएगा और सेटिस्फैक्शन से ही हो जाएगा। तीनों चीज़ों का बराबर रोल है।
बिना फैमिली के आई थिंक ये बिजनेस नहीं कर सकता था मैं। अगर फैमिली मेरी इतनी अच्छी सपोर्टिंग में ना होती तो मैं ये बिजनेस आगे लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती। अगर मेरे घर में लड़ाइयाँ होती, लड़ाई झगड़े कर रहे थे, सास बहू वाले नाटक चल रहे होते, तो मैं शायद यहाँ तक सोच ही नहीं पाता। फर्स्ट हो गया फैमिली इज़ ऑलवेज फर्स्ट। तो आज की डेट में भी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छा बैलेंस बनाऊँ बिजनेस फैमिली के बीच में। इनफैक्ट अक्टूबर में हम लोग क्रूज़ पे जा रहे हैं, सब फैमिली क्रूज़ है। ग्रेट। तो सेकेंडली पैसा। अब पैसा आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना फैमिली नहीं चल सकती। एक जॉइंट फैमिली तभी जॉइंट फैमिली रह सकती है जबकि वो उसमें कैपिटल अच्छा होगा। मैंने जितनी भी जॉइंट फैमिली सक्सेसफुल देखी है आज की डेट में, टचवुड बहुत सारे मर्चेंट नेवी वाले हैं। 2-3 फैमिलीज मैंने देखी है जो कि भाई भाई साथ में रह रहे, दोनों भाई मर्चेंट नेवी में। The main reason is not they are good family. Main reason is there is a capital involved behind that. We have to understand this fact. पैसा है उस फैमिली में। तो लोगों के डेली बेसिस की चिक चिक कि भैया सब्जी कौन लाएगा, चावल कौन लाएगा, दूध कौन लाएगा, दही कौन लाएगा, ये चिक चिक नहीं है। लोग फ्रीली स्पेंड करते हैं। तो वाइफ्स को भी ऐसा नहीं है कि भैया ये मेरे हस्बैंड आए हैं सिर्फ मेरे बेटे के लिए सामान लेके आएंगे, इनके लिए लेके आएंगे, वैसा वाला कोई कंसेप्ट उनके है नहीं। तो कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट। देन अल्टीमेटली satisfaction. At some point of time we cannot be too much involved in all this. हमको थोड़ा सा इससे अलग रह के वो नदी में जाके पैर डुबा के बैठना है और सोचना है हमने कहाँ से शुरू किया था, हम किस जगह से उठे हुए हैं, कहाँ से हमने स्टार्ट किया। जब we should never forget from where we came. ठीक है ना। वी हैव कम फ्रॉम अ वेरी 1970s की फैमिली। हर कोई मीडियोकर फैमिली थी, स्मॉल फैमिली थी। जो आपका ए है, जहाँ से हमने शुरू किया था। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। कुछ नहीं से ही सब कुछ शुरू होता है। मैंने बीच में एक जगह लिखा था, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नथिंग। नथिंग इज द जननी ऑफ एवरीथिंग। दिस वर्ल्ड स्टार्टेड, दिस यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट दैट जहाँ से बिग बैंग हुआ था, नथिंग दैट इज कॉल्ड। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नथिंग। सो व्हेन यू वर नथिंग, that is the most important part of your life. You should never forget that and you should help everyone. मेरे घर में आज की डेट में कोई बच्चा आता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, मुझसे गाइडेंस लेने आता है, मैं उसे बैठा के चाय पिला के उसकी हेल्प पूरी करता हूँ। एंड आई ट्राई कि वो ज्वाइन करे। मैं उसके CVs रेज्यूमेज अपनी कंपनी जगह जगह भेजता हूँ, कोशिश करता हूँ कल को वो जब कुछ बन जाएगा और आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं हमेशा नहीं रहूँगा, कभी मेरा डाउनफॉल शुरू होगा। दिस इज अ साइकिल ऑफ लाइफ। यू राइज एंड यू गो डाउन। जब मैं अपने बॉटम में होऊंगा और वो टॉप पे होगा, सो ही शुड स्माइल एट मी, नॉट लुक एट मी कि भैया एनवी मी कि ये भैया इसने मुझे जाने से रोका था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड स्माइल एट मी कि इसने मेरी मदद की थी यार। सो यू शुड नॉट फॉरगेट वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। आई थिंक ग्रेट वर्ड्स वी हर्ड फ्रॉम कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, आपने बात बड़ी एक मतलब आप, आई डोंट नो, सम पीपल माइट डिफर एट दैट, बट जो आपने बात कही मुझे कहीं ना कहीं वो रेजोनेट की। आप कह रहे हो जो कैपिटल फैमिली में है, आपने कहा नहीं, बट व्हाट आई अंडरस्टूड इज एक बाइंडिंग फोर्स है। True. एक फेविक्विक का काम कर रही करती है, एडिशनल फोर्स। वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, विदाउट वैल्यूज पैसा भी नहीं काम करेगा। अगर 2 भाई हैं सर, मैं अगर ऐसा ले लूं फैमिली में, क्योंकि भाइयों ही होती है, एक एक्स अमाउंट कमा रहे हैं और एक्स डिवाइडेड बाय 4 कमा रहे हैं, मतलब उनसे 1/4 कमा रहे हैं, क्या वो फैमिली का जो सारा एक जो जॉइंट फैमिली का मेंटेन रहेगा कि कुछ इश्यूज आ सकते हैं? सर मैं उसमें बिल्कुल प्रेजुडिस भी नहीं रहूँगा कि नहीं चलेगा, वो भी नहीं रहूँगा, लेकिन चांसेस हैं मोस्टली मुश्किल है क्योंकि उसमें फैमिली में बहुत कैपिटल प्रॉब्लम्स आएंगी। जब नई फैमिली, मतलब जब तक वो भाइयों की शादी नहीं हुई ऑब्वियसली तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब शादी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वाइफ्स के बीच में कंपटीशन आ जाएगा। दिस इज अ रियलिटी, दिस इज प्रैक्टिकलिटी। लेकिन कैपिटली स्ट्रांग यू हैव टू। बट सर समटाइम्स दिस हैपेंस कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आपका भाई 40 रुपये कमा रहे हैं जी, तो फिर भी कैसे बैलेंस बन सकता है? आपकी क्या राय है? कैसे हम उस फैमिली को जॉइंट भी रख सकते हैं, यूनाइटेड भी रख सकते हैं और एक अच्छा जॉइंट फैमिली का मजा भी ले सकते हैं? सर उसमें एक ही चीज काम कर सकती है, आप शादी सोच समझ के कीजिए। अगर आपकी मैं इनसे पूछूंगा। हाँ जी, अगर आपकी वाइफ ऐसी आई जो कि फैमिली से आई है, उनकी फैमिली को देखिए, आप वाइफ की फैमिली को, चलिए मैं अरेंज मैरिज वाली बात कर रहा हूँ जो कि आजकल टिकते नहीं है, आप उनकी फैमिली को देखिए जिनसे आप शादी करने वाले हैं। उनकी फैमिली अगर जॉइंट फैमिली, उन्होंने फैमिली को देखा है, बाइंडिंग देखी है, उन्होंने ऐसी फैमिली अपने जूनियर को सपोर्ट किया कि जो कि वेल टू डू नहीं है, तो वो यहाँ पे आके उसे रेप्लिकेट करेंगे। राइट।
अगर उन्होंने ऐसी फैमिली से वो डेवलप जहाँ पे न्यूक्लियर हो गया है, जहाँ पे डिवीजन बहुत ज़्यादा है, तो वही चीज़ रेप्लिकेट हो। सर आप सीखते हो उन्हीं से जो आपने देखा है। मैं आपको मौका दूंगा इस बारे में। एंड बीवी के सामने किसी की नहीं चलती आप बताओ मैम, इस पे आपकी क्या राय है? ये सर एक्चुअली पहली बात तो ये जो है ना पूरी फैमिली का एक वो षड्यंत्र है। लड़की ही वैसे है, चाहे उस पे कोई कुछ भी करे, मतलब वाइफ पे आप है ना, आप किसी को, मैंने खुद पे देखा है, जैसे मुझे किसी से काम करवाना होता है ना, तो मैं उसे बोलती हूँ यार तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम बेस्ट हो, बस तुम ये कर दो, तो वो अपना 100% देता है। तो हम शादी करके भी जाए, यार लड़की है ना, उन्हें पहले से कि बस यही है जो सब कुछ संभालेगी, तो उसके पीछे बेचारी को बहुत सर पे पहले आ जाता है कि बहुत कुछ संभालना है। चलिए, अदर देन दैट जो है, जो बात चल रही थी जॉइंट फैमिली और एक उसकी, तो जॉइंट फैमिली में सर बिल्कुल शायद मेरे हिसाब से अगर 2 भाइयों में या फैमिली में आपका जो मेन जो आपका एक कहते हैं जैसे गुल्लक होता है हम लोगों का, या हमारा जो एक पिगी बैंक है, हमारा बैंक है, अगर वो आपका एक है, एक किट्टी है आपके घर पे, आपके फादर हो गए, ब्रदर हो गए, सब एक जगह रख रहे हैं पैसे और सब लोग उसमें से यूज़ कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब तब कोई इशू आएगा। लेकिन जब प्रॉब्लम कब होती है, सबका अपना अपना होता है, कोई जैसा आपने बताया कोई 40 रुपये कमा रहा है, कोई 100 रुपये कमा रहा है, तो आगे चल के लाइफ में यही। और अभी की बात नहीं है सर, जॉइंट फैमिली में, मैं जॉइंट फैमिली से ही आई हूँ, तब छोटी छोटी चीज़ें होती थी, तब पैसा किसी के पास भी इतना नहीं था, कोई 100 नहीं कमाता था, सब 20-40 ही कमाते थे। तो तब क्या होती थी, छोटी छोटी इशू होती थी, तार में कपड़े सुखा दिए तो लो भाई जेठानी ने सुखा दिए तो देवरानी कहाँ सुखाएगी, इसमें झगड़ा होता था। किसी का गेस्ट आ गया तो उसने अपने गेस्ट को ये खिला दिया, वो छोटी छोटी चीज़ें तब से ही चलती आ रही है, तो वो अभी भी चलेंगी। अब थोड़ा चीज़ें बड़ी हो गई है, अब जेठानी मर्सिडीज़ में घूमेगी और वो अगर टाटा की गाड़ी में घूमेगा तो उसको बोल लगेगा कि हाँ भाई मैं उसमें जा रही हूँ। तो बट सर ये है कि फैमिली में एक लेडी का बिल्कुल सबसे बड़ा हाथ होता है हर चीज़ को, क्योंकि हम ही हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपने ऊपर लेके सोचूं, अगर ये मेरे लिए या मेरा साथ में, वैसे तो लकीली मेरा, वैसे लक्की कहूँ अनलक्की कहूँ, मेरा कोई देवर नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है, ही इज़ द ओनली सन। तो कोई घर में कोई कंपटीशन नहीं है, बस डैड और ये हम लोग का अपना ही है जो है। सो अगर इनके शायद इनका कोई भाई होता, वो कम कमा रहा होता या कुछ ऐसा होता, तो हो सकता है शायद अभी अपनी डॉटर के लिए 10-10 हज़ार की डॉल भी लेके आ जाते हैं। अब वही चीज़ अगर मुझे अपनी देवरानी की बेटी को खरीद के देना पड़ता तो शायद मैं भी बोलती वो तो नहीं देता हमारे को, हम क्यों दे। हाँ, वो तो सब छोटी चीज़ें हैं कि ये तो होता ही है। मैं कहूँगा कि ये डिबेट एवर एंडिंग है। हाँ, ये तो नेवर एंडिंग है। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेन जो चीज़ निकल के आती है, कैप्टन साहब ने भी कहा, मैम ने भी कहा, फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, करने पड़ते हैं, बट ओवरऑल पैसे का डिफरेंस या वो जो तार का डिफरेंस, लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन यही है हर दुख सुख में फिर फैमिली ही है जो साथ रहती है हमेशा। सर बहुत से लोग ना एयरबीएनबी को एक पैसिव इनकम मांगते हैं, आपकी इस पे क्या राय है? ये पैसिव इनकम है या ये रियल इनकम भी हो सकती है? मैं ये कहूँगा ये रियल इनकम ही है। पैसिव इनकम मतलब हो गया छोटा मोटा जो कहीं से आना, लेकिन ये काफ़ी आप चाहें तो अगर एयरबीएनबी शुरू करते हैं तो अपनी जॉब भी क्विट कर सकते हैं, जैसा कि आप खुद एक लाइव एग्जांपल है इसके। अगर एयरबीएनबी चल गया तो आप जॉब भी क्विट कर सकते हैं। तो इसका मैथ्स कुछ ऐसे काउंट होता है, आप नॉर्मली एक बिज़नेस शुरू करेंगे तो आपको पहले उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स डालनी पड़ेंगी जो कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे आपने मान लीजिए एक ऐप बनाया, ऐप बनाने में आपको 50-60 लाख 70 लाख रुपए खर्च हुए, या वेबसाइट बनाई उसमें पैसा खर्च हुआ। अब आप बाद में चाहें तो वो पैसा रिकवर नहीं कर सकते, वो डेड इन्वेस्टमेंट। आपने स्कूल खोला, स्कूल में पेंटिंग कराई, डेस्क लाए, ये लाए, उसका फ्रेंचाइजी ली, तो ये सब डेड कॉस्ट्स हैं। एयरबीएनबी एक ऐसी चीज़ है इसमें डेड कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। आपने घर बनाया, एक ज़मीन खरीदी, एक ज़मीन है ही आपके पास, आपने उस पर घर बनाया, अब उस टोटल प्रॉपर्टी की कीमत वैसे ही बढ़ गई। पहले आपने 15 लाख का, मान लो 25 लाख की लैंड थी या 50 लाख की लैंड थी, उसमें 50 लाख का घर बनाया। जैसे कि ये मैंने 16 लाख का लैंड खरीदा था, इस पर 50 लाख का मैंने घर बनाया, तो अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 करोड़ हो गई, जो कि ऑलरेडी 50% अप्रिशिएट हो गई। राइट, 50% तो अप्रिसिएशन वहाँ पे मिल गया। फिर मैंने इसे एयरबीएनबी में चढ़ाया, उससे मुझे मंथली इनकम 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए इनकम जनरेट होने लगी। तो एक कैपिटल अप्रिसिएशन और एक कैश फ्लो एंड एनुअल टू एनुअल। अभी मैंने जब ये लैंड खरीदा था तब उस वक्त 7,000 रुपए गज का लैंड था, अभी लैंड 25,000 रुपए गज है, जो मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 5 टाइम्स लैंड की कॉस्ट बढ़ चुकी है ना। प्लस मैंने उस दौरान खाया है, पैसे खर्च करे हैं, खिलाया है, तो वो भी एक चीज़ है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट, देयर इज़ नो डेड इन्वेस्टमेंट इन एयरबीएनबी, जो भी है सारा का सारा आपको पे करके ही जाएगी। इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, बट द ओनली थिंग इज
दैट जो रिटर्न्स है, जो आपका एनुअल कैश फ्लो रहेगा, अगर आप उसको सिर्फ आपने जो पैसा इनिशियल पैसा लगाया उससे कंपेयर करते हो, कम है थोड़ा, राइट। क्योंकि बाकी जो पैसा वो सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन में जा रहा है, वो आपने रियलाइज नहीं किया, दैट इज नॉट रियलाइज प्रॉफिट, राइट, है ना। तो वो आपको नॉट पार्ट ऑफ द कैश फ्लो, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कैश फ्लो। अगर आप इसकी जगह मान लीजिए एक ऐप बनाएंगे 1 करोड़ रुपए में, तो ऐप आपको बहुत ज्यादा गुना प्रॉफिट देगा उससे, वो आपको ज्यादा दिखेगा, बट 1 करोड़ इज डेड। करेक्ट, दैट कैपिटल इज गॉन, 1 करोड़ इज डेड। बट यहाँ पे वो 1 करोड़ ऐसे का ऐसे ही है, इनफैक्ट 1 करोड़ का 4 करोड़ हो चुका है। करेक्ट, आज रियलाइज नहीं हो, कल तो होगा, कल तो होगा ही होगा, कल तो होगा। बड़ी अच्छी आपने बात की सर। तो सर अब बहुत अच्छी बात हुई। अब जो हमारा लास्ट राउंड है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सोचना आपको नहीं है बिल्कुल। पहली जो चीज थॉट आपको आएगी आपको बोलना है। रैपिड फायर राउंड है जी, बिल्कुल ट्राई करेंगे। रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं सर जी, सोचे बिना जी, टकाटक जवाब देना है आपको जी। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर एक ही चीज हाईलाइट करनी हो व्हाइट तारा की, जो आपका होम स्टे है, क्या हाईलाइट करेंगे आप? पीस। ग्रेट। मोस्ट हटके गेस्ट रिक्वेस्ट जो अभी तक आपको मिली है? क्या हो सकती है? पेट से रिलेटेड कुछ है? हाँ, मोस्ट हटके ये था, क्या मेरा पेट स्विमिंग पूल यूज कर सकता है? ओके। तो आपने क्या बोला सर? मैंने कहा सॉरी, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो आपका जो पेट है बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए हार्मफुल है, तो ये मत कीजिए। डिप्लोमेटिक आंसर। अगर एक सेलिब्रिटी गेस्ट बुला सकते हो अपने होम स्टे में, कौन होगा? मार्क ज़ुकरबर्ग। क्या बात है। योगा मैट या बारबेक्यू ग्रिल, आप पर्सनली ज्यादा किसे पसंद करते हो? बारबेक्यू मैट। बारबेक्यू मैट, बारबेक्यू ग्रिल। दोनों। अगर एक एक्टिविटी परमानेंटली हटानी पड़े, मूवी नाइट्स या बॉनफायर, क्या हटाओगे? मूवी नाइट्स। ओके, तो कैप्टन साहब ने तो बड़े ही रैपिड जवाब दिए। अब आपकी बारी है मैडम। होम स्टे चलाना में ज़्यादा मुश्किल क्या है, ऑनलाइन रिव्यू संभालना या ऑफलाइन ऑपरेशंस? ऑफलाइन ऑपरेशंस। ओके, रिव्यू आप संभाल लेती हैं। चलिए, अगर व्हाइट तारा एक गाना होता तो कौन से जॉनर का होता, क्लासिकल या आज के ज़माने का? क्लासिकल। क्लासिकल, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सर इतना पीसफुल है, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक होता है या क्लासिकल होता है जो दिमाग को, कानों को एक आराम देता है, तो वो उस तरह का है। तो आज के गाने आराम नहीं दे रहे? सर, आज का तो काटी रात तो मैंने खेतों में वो वाला टाइम नहीं आया। अच्छा, एक दिन के लिए गेस्ट बन जाओ, कौन सी चीज सबसे पहले ट्राई करोगे, सनराइज वॉक या चाय विद आपके टीम मेंबर कमल जी, जो बहुत फेमस है रिव्यूज में आपके? सर ऑब्वियसली चाय विद माय कमल जी। ग्रेट, टीम वर्क। यस। गेस्ट के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा अरे ये तो फैमिली बन गया? बिल्कुल सर, हुआ है। मेरे तो आई थिंक जितने गेस्ट हैं उसमें से आई थिंक 10% ही ऐसे होंगे जिनके साथ शायद मुझे ज़्यादा मज़ा ना आया हो, लेकिन 90% गेस्ट मेरे आज भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मेरे हर स्टेटस में वो मुझे लाइक करते हैं और उनके कमेंट्स आते हैं। क्या बात है। आपके होमस्टे व्हाइट तारा को एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। पीसी है सर। पीस है। तपन जी के साथ, कैप्टन तपन और मैम के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई। आई होप आपको बहुत कुछ इसमें से इंस्पिरेशन, और हमने बात खाली होमस्टे की नहीं की, हमने बात की लाइफ की, फैमिली की, सैक्रिफाइसेस की, हाय तौबा की, हमने बात की पैसे की, हमने बात की सेटिस्फैक्शन की, बहुत सारी बातें की। आप इसमें से क्या टेक अवे करते हैं ये आपको देखना है, आपको समझना है। इन्होंने तो अपना व्हाइट तारा आज खोल के रख दिया है आपके सामने, बहुत ही सरल तरीके में इन्होंने अपनी पूरी जर्नी समझाई हमें, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ सर। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई, बहुत ही इंस्पिरेशन मिला हमें, और हम चाहेंगे कि ये इंस्पिरेशन हमारे जो है होस्ट भी लें, हमारे एयरबीएनबी प्रेन्योर्स भी लें, और कहीं ना कहीं जब वो अपना तारा भले ही वाइट हो, ब्लू हो, वॉयलेट हो, स्टार्ट करें, तो कहीं ना कहीं आपके इस पॉडकास्ट को याद करें और आपकी जर्नी को याद करें, और कहीं ना कहीं उससे रिलेशन बनाएं। सो थैंक यू सो मच सर, मैम, फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।